जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और एक बार कमेंट सेक्शन में आप सब लोगों की मुस्कुराहट दिखेगी तो दिन और भी अच्छा जाएगा। साथ ही मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप चाहे जिस किसी भी स्थिति में हैं, अभी उठ खड़े हो जाइए, मुस्कुराइए और उस लगन के साथ में जो आपने ख्वाब देखा हुआ है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। और आप बढ़ते रहेंगे, यही मुझे आपसे उम्मीद है। सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। आज के टॉपिक मुगल साम्राज्य का पतन यानी कि फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। तो फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी हम आज पढ़ेंगे कि कैसे औरंगजेब के बाद में शासन कमजोर हो गया। और आप लोग जानते हैं आज आपका 14 अप्रैल है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। तो उसके उपलक्ष्य में भी मैं कुछ शब्द आपसे रखना चाहूँगा, ठीक है। तो कक्षा के अंत में हम उनको भी रखेंगे। तो आप पहले धैर्य से चीज़ों को समझना। मुगल साम्राज्य का पतन हम सब कर दीजिए जी भैया, हम सीखने और पढ़ने के लिए तैयार हैं और बड़े ध्यान से हम चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे। ओके। मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा लास्ट क्लास का। पहले मुझे बताएं कि औरंगजेब का जो शासनकाल रहा वो कब से कब तक रहा। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो आप कहेंगे औरंगजेब का शासनकाल रहा था आपका 1658 से 1707। ठीक है, आज की क्लास में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। और उसके अलावा दूसरा, जैसे इस पर टॉपिक लिखा हुआ है मराठा साम्राज्य, तो उन्होंने दो टॉपिक लिख दिए हैं। मराठा साम्राज्य को हम पढ़ रहे होंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा नहीं तो दोनों मिला करके। 1658 से 1707 एकदम सही आंसर है, तो आज नोट करेंगे आप। ठीक है। आप यूं भी कह सकते हैं कि आपका आधुनिक भारत जो है 1707 के बाद में शुरू हो जाता है, क्योंकि औरंगजेब का जो शासनकाल है उसी को मध्यकालीन भारत का अंत हो चुका है। तो एक बार बोलिए वी आर हैप्पी कि आप एक पार्ट जो आपका मिडेवल इंडिया है, मध्यकालीन भारत है, उसको खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो खुशी होने की बात है। लेकिन हमारे तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे तरीके से वो खत्म होगा मराठा साम्राज्य के बाद में। ओके। और कुछ हिडन टॉपिक्स और हैं उसके जो हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि दक्षिण के कुछ राजवंश है, तो जब हम दक्षिण को पढ़ेंगे तभी उनको पढ़ाएंगे। ओके। एक बार लिखना, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के बाद में जो गद्दी पर बैठा था वो था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह फर्स्ट। औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। तो ये 1707 से लेकर के और 1712 एडी तक गद्दी पर रहा। 1712 एडी, ये तो आप समझते ही। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में अगर बात करें, इसके कुछ उपनाम हैं। बहादुर शाह फर्स्ट, क्योंकि एक तो दोस्त जब ये गद्दी पर बैठा था तो 63 ईयर्स का था। इसको कहा जाता है आपका वृद्ध शासक। वृद्ध शासक अर्थात ओल्ड रूलर। ओल्ड रूलर। और दूसरी बात हम करें तो इसको कहा जाता है शाह ए बेखबर, यानी इसे कोई खबर ही नहीं थी। शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर। और तीसरा इसी का नाम है शाह आलम प्रथम। कभी भी पूछे शाह आलम प्रथम कौन था, क्योंकि शाह आलम द्वितीय आएगा आपका, तो वो रहेगा 1760 से, मतलब 1759 में आ गया था हालांकि वो, लेकिन किताबों में अक्सर जिक्र होता है 1760 से 1806, 46 ईयर्स का। उसका भी एक लंबा शासनकाल है। शाह आलम फर्स्ट। शाह आलम फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये वृद्ध शासक था, तो लिख लेना कहीं 63 ईयर्स की एज में ये गद्दी पर बैठा था, 63 वर्ष की उम्र में। अब थोड़ा समझिए बैकग्राउंड स्टोरी को। आप सारे लोग जानते हैं कि औरंगजेब ने जो अपना शासन चलाया उसके शासन का आधार क्या था। अगर मैं आपसे कहूं कि एक शब्द आप विचारें या सोचें, तो आप क्या कहेंगे? औरंगजेब के शासन का आधार क्या था? तो आप कहेंगे भैया वो धार्मिक रूप से क्या था, इंटॉलरेंट था, असहिष्णु था। अब उसकी धार्मिक असहिष्णुता के चलते हुआ क्या कि बहुत सारे विद्रोह हुए। और उन बहुत सारे विद्रोहों का कारण क्या था?
सिर्फ और सिर्फ उसका धार्मिक उन्माद या उसकी धर्मांधता, कि वो ब्लाइंड था अपने रिलीजन को लेकर के। लेकिन फिर भी आपको एक दूसरा पहलू समझना होगा। दूसरा पहलू ये है साथी कि औरंगजेब के अंत तक यानी 1707 तक मराठा सॉरी मुगल एम्पायर जो है, मुगल शासन कमजोर तो हुआ, मुगल शासन बेशक कमजोर हुआ, लेकिन तब भी ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि जो शासक थे आपका उनके क्षेत्र में वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर पाए। मैंने आपको बताया था औरंगजेब का जो दक्षिण की पॉलिसी था, जो साउथ की पॉलिसी ने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया और दक्षिण भारत में औरंगजेब कोई सफलता नहीं पा पाया। जो कुछ एक सफलताएं उसने पाई वो भी एक भारी कीमत पर पाई, वो मैं आपको बता ही चुका था किस तरह से उसने पाई थी। एक छोटा सा यहाँ पे समझना पीछे बैकग्राउंड से, औरंगजेब, अगर मैं औरंगजेब की बात करूं तो औरंगजेब के समय पे क्या हुआ, औरंगजेब के अंत में होना शुरू हुआ डाउनफॉल। डाउनफॉल, तो इस डाउनफॉल के रीजंस क्या हैं, कारण क्या हैं कि भाई डाउनफॉल हुआ क्यों। हम कहते हैं कि मुगल औरंगजेब के अंतिम समय में कमजोर हो गए, ऐसा क्या हुआ। एक तो इसके नाम से आपको प्रतीत हो रहा होगा ये सहाय बेखबर है, यानी कि इसने कोई रुचि नहीं ली उस तरह किसी की भाई अपने औरंगजेब की तरह की नीतियों को चला करके अपने शासन को प्रगाढ़ करे या मजबूत करे। अब होता क्या रहा था कि औरंगजेब के अंतिम समय में एक तो जमींदार वर्ग, जमींदार समझते हैं, थम्स अप करिए, जिनके पास बड़ी भूमियां थी, आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे, तो उस जमींदार वर्ग की शक्तियां क्या होती गई, वो बढ़ती गई। तो ये जमींदार वर्ग जो था ये भी महत्वाकांक्षी हो गया, यानी भविष्य में इसने भी सपने देखे कि भाई हम स्वतंत्र होंगे, और इनके सपने तब तक सप्रेस किए जा सकते हैं, तब तक उनको दबाया जा सकता है जब तक राजा क्या हो, यानी सुल्तान आपका, अगर कहें कि एक ऐसा सशक्त सुल्तान हो। लेकिन अभी सुल्तान क्या है, सशक्त नहीं है। दूसरा अमीर वर्ग, अमीर वर्ग और जमींदार वर्ग में फर्क ये है कि ये तो किसानी जो रेवेन्यू था उसको कलेक्ट करते, अमीर वर्ग होते थे सुल्तान के करीब दरबार में। तो इन सबको क्या हो रहा था, औरंगजेब के अंतिम समय पर आपका बड़ी बड़ी जागीरें मिली, बड़े बड़े मनसब मिले। अब जब किसी को बहुत बड़ी जागीर और मनसब मिल जाएगा तो भविष्य के लिए उसकी भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी या नहीं, उसके अंदर भी एम्बिशन आएगा, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल आएगा। अच्छा, अब दूसरी स्थिति आप सोचिए, दो अमीर हैं, एक अमीर को ताकत मिली हुई है, दूसरे अमीर को भी ताकत मिली हुई है, तीसरे और चौथे अमीर को भी ताकत मिली हुई है, तो उनके आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे या नहीं होंगे अगर राजा उनको कंट्रोल करने वाला बेहतर नहीं है। भाई एक तो राजा सशक्त हो तो सबके ऊपर समान रूप से नियंत्रण रख सकता है, कंट्रोल कर सकता है सबको इक्वली। लेकिन अगर कंट्रोलिंग पावर ही सही नहीं है, यानी आप समझिए स्टीयरिंग ही सही नहीं है, तो फिर वो आपका जो पहिए हैं इधर उधर जाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। दूसरा हुआ ये अमीर वर्ग, तीसरा हुआ आपका धार्मिक और आर्थिक तनाव, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स, आर्थिक तनाव। अच्छा, औरंगजेब के समय पर किन किन लोगों ने विद्रोह किया था, किसी एक ग्रुप का नाम लिखें। जाटों ने विद्रोह किया था औरंगजेब के समय, हाँ या ना। इस विद्रोह की शुरुआत मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ, फिर राजा राम, फिर चूड़ामन, फिर बदन सिंह। तो एक जो ये तनाव क्यों आया था, मैंने कहा था कि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमानों के पक्ष में था, और एक धड़ा ऐसा बन गया था जो एक धार्मिक उदार शासक को देखना चाहते थे, जो धार्मिक रूप से उदार हो, एक ग्रुप उनका बन गया था। अच्छा, सिखों ने विद्रोह किया औरंगजेब के समय पर या नहीं। आप कहेंगे हाँ जी, हमने गुरु तेग बहादुर जी का संघर्ष सुना। तो आप राजपूतों ने विद्रोह किया या नहीं किया औरंगजेब के समय पर। आप कहेंगे हाँ जी किया। तो ये कारण क्या थे इसके, धार्मिक तनाव था या फिर इकोनॉमिक उनको कमजोर किया जा रहा था। राजपूतों से भी संघर्ष हुआ, मराठा संघर्ष, मराठा संघर्ष हुआ या नहीं हुआ। आप कहेंगे हाँ जी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने मुगल एम्पायर को क्या कर दिया, औरंगजेब के बाद में एकदम कमजोर कर दिया, मतलब औरंगजेब के समय से ही कमजोर करते आ रहे थे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं सिखों के 10वें गुरु कौन हैं, तो जो सिख विद्रोह था गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, उन्होंने तो किया औरंगजेब के समय।
और जब उनकी डेथ हो गई 1675 में, तो 10वें गुरु आए गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उस विद्रोह को तैयार किया। आगे जब हम सिख धर्म के बारे में आपको बताएंगे तो बताएंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने 80,000 की एक खालसा सेना तैयार की थी। तो कहने का मतलब है वो विद्रोह बढ़ता रहा। और गुरु गोविंद सिंह जी जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम इसके पक्ष में आ गए। यानी उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने साथ दिया किसका? बहादुर शाह प्रथम का। तो बस एक थोड़ी सी ढील ये हुई कि उस समय पर जो सिख विद्रोह था वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके लगभग 1.5 वर्ष बाद ही गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो गई। और जो उन्होंने तो ये कह दिया था कि भाई अगला गुरु तो कोई होगा नहीं, अगला सिख गुरु तो होगा नहीं, क्योंकि कुल 10 ही गुरु हुए। अब सिखों की कमान किसने संभाली गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में? बंदा बैरागी ने, बंदा सिंह बहादुर। सिख संघर्ष में हम आपको पढ़ाएंगे। और वो बंदा बहादुर आपका लगभग 1.5 वर्ष बाद ही उन्होंने फिर से मुगलों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। फिर से जो अपने पक्ष में उनकी कुछ चीजें होती थी फिर उनकी खिलाफत हो जाती थी थोड़े समय के बाद में। तो इस सब ने कारण किया कि इसको मुगल एम्पायर को कमजोर करने का, और ये सब चीजें पनप पाई क्योंकि एक सशक्त शासन नहीं था। एक बार थम्सअप करें कि थोड़ा माइंडसेट हमारा क्लियर हुआ कि मुगलों का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ है। मैं कह रहा हूं मुगलों का डाउनफॉल अभी हुआ नहीं है, शुरू हुआ है। बात क्लियर है? तो यहां पर अभी हम बादशाह, क्योंकि मुगलों को पढ़ रहे हैं, अभी हम सिखों को नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे आगे। अब देखो 3 चीजें समझना। औरंगजेब की जब डेथ हुई थी तो औरंगजेब के 3 पुत्र जीवित थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब की मृत्यु के समय लिखो उसके 3 पुत्र जीवित थे। उसके 3 पुत्र जीवित थे। At the time of Aurangzeb's death, his 3 sons were alive. At the time of Aurangzeb's death, his 3 sons were alive. ये 3 जीवित थे, जिनमें तीनों के क्या क्या नाम है, तीनों का लिखना। पहला नंबर 1 शाहजादा मुअज्जम, शाहजादा मुअज्जम, शाहजादा मुअज्जम। और यही शाहजादा मुअज्जम है जिसको हमने बोला है शाह आलम प्रथम। शाह आलम के नाम से इसको जाना जाता था, प्रथम कहे। और इसी को साथ ही नाम दिया गया क्या? बहादुर शाह। बहादुर शाह ये सब इसी के नाम है, क्योंकि जब गद्दी पे बैठता तो बहादुर शाह टाइटल लेता है। ठीक है। दूसरा पुत्र कौन है उसका? दूसरा पुत्र है उसका शाहजादा आजम। शाहजादा आजम ये सेकंड उसका दूसरा पुत्र जो जीवित है। तो इस शाहजादा आजम जो होता था ये होता था साउथ में, दक्षिण में। तो इसने जब इसके पिता की डेथ हुई तो इसको पता था कि भाई इसके जो भाई हैं वो सभी गद्दी को हथियाना चाहेंगे। तो इसने सबसे पहले तो खुद को दक्षिण में सुल्तान घोषित कर दिया था। ये कहाँ था? सिर्फ इतनी बात याद रखें, साउथ में था। थर्ड वन, तीसरा था शाहजादा कामबख्श। ये 3 ही जीवित थे। आराम से लिखें, शाहजादा कामबख्श। ये होता था कर्नाटक में, बीजापुर में। इसके आगे लिख लेना बीजापुर, बीजापुर। तो तीनों पुत्र कहां पर थे आपका? अगर मैं बात करूं दिल्ली के नजदीक था आपका बहादुर शाह। एक बेटा उसका दक्षिण में, कौन था आपका? शाहजादा आजम। और तीसरा उसका था, वो भी दक्षिण में ही था हालांकि, बीजापुर कर्नाटक में, और उसका नाम है शाहजादा कामबख्श। इन तीनों के बीच में ही आपका उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। जैसे आप जानती हैं औरंगजेब ने भी अपने भाइयों से युद्ध लड़ा, कामूगढ़ 1658। कामूगढ़ के तुरंत बाद में कौन? सामगढ़ से पहले धर्मट लड़ा था, उसके तुरंत बाद में देवराई लड़ा। तो ऐसे ही औरंगजेब के पुत्रों में भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। लेकिन था क्या? औरंगजेब का जब अंतिम समय था तो
औरंगजेब ने अपने पुत्रों को जो विभाजन किया, यानी उनको अपने जो साम्राज्य का विभाजन करके दिया, वो किया धन के आधार पर। जैसे आज के समय पे भी अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो किस आधार पर होता है? या क्षेत्रफल के हिसाब से होता है या उसकी कीमत के हिसाब से होता है? तो आप कहेंगे भैया आज देखा जाता है, अच्छा ये महंगी जमीन है, ये सस्ती जमीन है, तो क्षेत्रफल तो दोनों के बराबर बेशक हो, तो कीमत तो बराबर नहीं है। तो किस आधार पर होता है आज भी? भाई मान के चलो दो भाई हैं और वो आपस में अपनी सहमति से, दो उनके जमीन है, एक तो उनकी जमीन है गांव में 1 बीघा जमीन, और 1 बीघा जमीन है उनकी शहर में, तो क्या उसको कन्वर्ट कर लेंगे आपस में? वो उनका प्रेम अलग बात है, एक्सेप्शन केस की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है एक भाई सब कुछ त्याग कर दे, और निर्भर करेगा वो मतलब किस व्यक्तित्व के हैं। लेकिन आप कहेंगे कि जी धन के आधार पर होता है, और धन के आधार पर इस तरह का विभाजन औरंगजेब के समय पहली बार देखने को मिलेगा। उषा जी ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, भारत का विभाजन। अगर आप कभी उस पुस्तक को पढ़ेंगे कि भारत के विभाजन का आधार क्या रहा, तो आप पाएंगे कि वो मतलब उसके आधुनिक प्रमाण अगर देखोगे, तो प्राचीन भी मिलते हैं बहुत जगह, आधुनिक प्रमाण यदि आप देखोगे, तो औरंगजेब ने अपने पुत्रों के बीच में जो शासन बांटा, वो बांटा एक धन के आधार पर कि इस सूबे से इतनी आय होती है तो ये कामबख्श को दे दिया जाए, इतने सूबे से आय होती है ये आजम को दे दिया जाए, और ये दे दिया जाए मुअज्जम को। लेकिन तीनों भाई क्या हो गए, भाई अब दिल्ली की गद्दी भी चाहिए। अब दिल्ली की गद्दी चाहिए, तो ये मुअज्जम जो है, इसने सबसे पहले जो टकराव हुआ, वो टकराव हुआ इसका आजम से ही। आगे बताते हैं थोड़ा सा और अच्छा समझ में। यहां लिखो, यहां लिखना, जून 1707, जून 1707, इसमें लिखना जाजऊ का वॉर, आगरा के पास में जाजऊ का वॉर, जाजऊ का युद्ध, वॉर ऑफ जाजऊ, वॉर ऑफ जाजऊ। ये किस किस के बीच में हुआ था? एक तो कौन है, मुअज्जम, मुअज्जम, ठीक है। और मुअज्जम के बसा अगर वर्सेस बात करें तो हम दूसरा कौन है इसका भाई, शाह आजम, शाह आजम, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? शाह आजम की बात। इसमें सबसे पहले इसका विजय देखिए, किसकी जीत हुई? मुअज्जम की। क्योंकि मुअज्जम को जो सहयोग मिला, इसका पुत्र क्योंकि बहुत जल्दी से आगरा में पहुंच गया, और साथ में जो आपका पंजाब क्षेत्र में जो सिख सेना थी, उन्होंने भी उत्तराधिकार के युद्ध में किसका साथ दिया? वो साथ दिया मुअज्जम का। शाहजम पराजय हो गया, और इसको पराजित करने से पहले ही बहादुर शाह प्रथम ने इससे कहा था कि भाई पिताजी ने जो बंटवारे की बात की है उस तरह से कर लेते हैं। अब जो बंटवारे की बात को अस्वीकार किया वो शाह आजम ने किया, तो शाहजम का एक विरोध इसलिए भी हो गया कि भाई ना तो वो औरंगजेब के बंटवारे को मान रहा है और साथ में अपने भाई से संघर्ष भी कर रहा है, तो ज्यादा फेवर किसको मिला? मुअज्जम को मिला, तो मुअज्जम जीत जाता है। यहीं पे 1709 में वॉर हुआ आपका, 1709 में कामबख्श को हराया। किसको हराया? कामबख्श को, कामबख्श को हराया। और कामबख्श कहां पर था, नॉर्थ में कि साउथ में? डिफीट, defeated Kambuks in Kambuks in 1709, 1709 में हराया। अब जैसे ही वो दक्षिण में कामबख्श की पराजय हुई, तो अब दक्षिण को संभालना भी था, क्योंकि दोनों भाइयों को हरा चुका है, आजम को भी हरा चुका और कामबख्श को भी हरा दिया, दोनों को उसने मरवा दिया। अब जो दोनों को उसने मरवा दिया, तो अब दक्षिण की बात आई। देखो क्या कारण है, ध्यान से समझना। साउथ में ये था आपका बीजापुर में, तो साउथ की जो सूबेदारी दे दी इसने, दक्षिण की जो सूबेदारी दी आपका प्रथम ने, ये दी जुल्फीकार को। किसको? जुल्फीकार को दे दी, जुल्फिकार खां भी आप बोल सकते, जुल्फिकार खां को, और इसको बना दिया साउथ का सूबेदार। अब सूबेदार एक बड़ी पोस्ट होती थी, मैंने आपको बताया मुगल शासन में,
तो आप कहेंगे हाँ जी भैया एक बड़ी पोस्ट थी। लेकिन इसने एक गलती और कर दी, साथ में इस जुल्फिकार खां को दे दिया मीर बख्शी का पद। पोस्ट जो होता था मीर बख्शी का, वो भी इसी को दे दिया। तो मुझे बताओ मीर बख्शी क्या होता था? मीर बख्शी भी इसको इसने बनाया, जुल्फिकार को। अब एक व्यक्ति को, सॉरी, एक व्यक्ति को यदि कोई शासक, कमजोर शासक अपने समय के दो बड़े पद दे दे, एक तो सूबेदारी भी उसी को दे दी साउथ की, और मीर बख्शी होता था पूरी मुगल सेना का सर्वोच्च कमांडर, यानी पूरी मुगल सेना का भी इसी को कंट्रोल दे दिया। और खुद कौन है? साहे बेखबर। क्या कहां पर हो रहा है मुझे उस बात से टेंशन नहीं लेनी है, अपने को पैसा चाहिए बस, मेहनत नहीं करनी है, लॉजिक नहीं लगाना है, सिर्फ पैसा आ जाना चाहिए। तो ऐसा है साहे बेखबर। और अब इसके समय पर छोटे छोटे विद्रोह होने शुरू हुए, क्योंकि जब कमजोर शासक रहेगा तो ये अमीरों से झगड़ के सॉल्व नहीं करता था अपने चीजों को। जो इसके समय के अमीर वर्ग था या जो विरोधी वर्ग था, ये उनको पैसा देता था, धन देता था, धन। तो इसने सबको, कहते अमीरों में इतना धन इसने वितरित किया कि अब मुगलों की कमाई से ज्यादा मुगलों का व्यय हो गया, यानी उनके इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर होने लगा। और इनकम से ज्यादा जब एक्सपेंडिचर होने लगे तो जाएंगे डाउनफॉल की तरफ या नहीं जाएंगे? आप कहेंगे हाँ जी डाउनफॉल की तरफ फिर जाएंगे। तो याद रख लेना, इसने इसके समय विघटन की, कभी भी पूछा जाए ना किस मुगल शासक के समय विघटन की पृष्ठभूमि तैयार हुई, इसके समय विघटन की पृष्ठभूमि तैयार हुई, पृष्ठभूमि तैयार हुई। एट हिज टाइम द बैकग्राउंड ऑफ डाउनफॉल was created। ठीक है। अब आप कहेंगे साहेब बेखबर है तो फिर ध्यान कहाँ है, शासन पे ध्यान क्यों नहीं है? तो शासन पे ध्यान इसलिए नहीं था क्योंकि जब ये 18 वर्ष की उम्र का था, तो इसकी अगर मैं बात करूं शाहजहां के टाइम से, तो शाहजहां के टाइम पे आपका पुर्तगाली भारत में एंटर हो चुके थे, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी। वो तो 1498 से ही आ गए थे, और शाहजहां तो आपका गद्दी पे बैठा है 1627 में, 1627 में। तो ये दरबार में भी एंटर हो गए थे। मैंने कहा था ना सुंदर महिलाओं को ये किडनैप कर लेते थे। शाहजहां और जहांगीर ने भी पुर्तगालियों पर कार्रवाइयां की, तो बहुत सारी सुंदर पुर्तगाली स्त्रियों को अपने हरम में ले आए वो। अब उन्हीं पुर्तगाली स्त्रियों में से शाहजहां के समय पे एक की बच्ची हुई, और धीरे धीरे उनकी जो बच्ची है उन्हीं की वंशज एक हुई जिसका नाम है जूलियाना। और जूलियाना पढ़ी लिखी थी। तो एक पुर्तगाली जो वहां पे कोई एक, कहते हैं कि एक फादर साहब था कोई, तो उसने क्या किया कि जूलियाना को बहादुर शाह प्रथम का टीचर अपॉइंट करवा दिया, शिक्षिका इसकी टीचर है। टीचर की एज है आपका 17 ईयर, और बहादुर शाह की एज है 18 ईयर, 18 और 17। और ऐसे भी नहीं कोई गुरुकुल का छात्र है, एक मुगल शासक है। अब उसको टीचर अपॉइंट करके दे दिया, हम उम्र, दोनों में इश्क हो गया। और इतना इश्क हो गया दोनों में कि फिर तो वो इसके साथ ही रही। जूलियाना, जूलियाना को इसने टाइटल भी दिया बीबी फिदवा। बहादुर शाह प्रथम ने बीबी फिदवा किसको कहा था? लिख लो इसको, लिखना क्या बोलेंगे? जूलियाना, जूलियाना को, ये कौन थी? एक पुर्तगाली महिला थी, लिख लेना, पुर्तगाली महिला थी। बीबी फिदवा की उपाधि दी, बीबी फिदवा की उपाधि दी। सारा ध्यान यहीं था इसका, और कहीं ध्यान नहीं था। एंटाइटल्ड जूलियाना एज बीबी फिदवा, बीबी फिदवा। ठीक है। और जो जाजऊ का वॉर हुआ 1707 में, 1707 में,
1707 में जब जाजऊ का वॉर होता है तो उस समय के जितने भी तोपची आपका इकट्ठे कराए गए थे, या कहते हैं उस टाइम पे जो लोग आपका आर्टिलरी लेके चल रहे थे, या जो पुर्तगाली उस समय पर लीड कर रहे थे सेना में, तो कहते हैं कि जो विजय है बहादुर शाह प्रथम की, उसका कारण भी एक है आपका बीवी फिदवा। अब ये 63 की एज में गद्दी पर बैठा है, तो बीवी फिदवा की उम्र भी कितनी हो चुकी होगी उस समय, 1707 में? आप कहेंगे भैया उसकी एज जो है 62 ईयर्स होगी। तो ये बहुत कृपा पात्र बनाए रखती थी इसको, मतलब कई बार तो जैसे औरंगजेब ने एक बार कैद करा दिया था इसकी उद्दंडता के लिए, कि साउथ में जाकर के ये आपका इसने एक शासक से डील कर ली, अबुल हसन से। औरंगजेब ने इसको कैद में डलवा दिया था बहादुर शाह प्रथम को, तो वहां भी इसने कहते हैं मिन्नतें करके और साहेब बेगम से अपील करके इसको छुड़वा लिया था। तो मतलब अच्छे रिलेशन थे दोनों के, है ना। जूलियाना को बीवी फिदवा की उपाधि दी। अब समझिए यहां पर अगली बात क्या है, यहां पर नोट कर लेना आप इस बात को। बहादुर शाह जो था, ये बहादुर शाह, इसकी तो डेथ हो गई कब? 1712 में। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, कहीं किनारे पे लिख लो बॉक्स बना करके, जिनमें से पहला बेटा है जहांदर शाह। जहांदर शाह। दूसरा बेटा है इसका आपका अजीम उस्सान। अजीम उस्सान। जब उसने उत्तराधिकार का युद्ध जीता था तो अजीम उस्सान इसके साथ था, बहादुर शाह के साथ में। रफी शान, रफी उस्सान और जमान शाह। क्या था? जमान शाह। ये क्यों लिख रहे हैं हम जी चारों को? क्योंकि जैसे ही बहादुर शाह प्रथम की डेथ हुई, और बहादुर शाह प्रथम की डेथ के बाद में ये भी क्या कि भाई सक्सेसर कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, तो ये सब भी आपस में संघर्ष कर गए। इस संघर्ष में विजयी हुआ जहादर शाह। जहादर शाह, लिख लेना इस बात में कहीं पर भी आप लिख के। इन चारों के बीच में हुआ एक सक्सेसर होने के लिए वॉर। उत्तराधिकार के इस युद्ध में, उत्तराधिकार के इस वॉर में जहादर शाह विजयी हुआ। और ये विजयी जो हुआ था, इसके जीतने का कारण क्या था कि जो साउथ में इन्होंने मजबूत किया था जुल्फिकार खां को, उस जुल्फिकार खां ने किसका साइड लिया? तो उसने साइड ली जहांदर शाह की। अब चूंकि ये तो कमजोर हो ही चुके हैं शासक, अब शासक कमजोर हुए तो जहांदर शाह को उस समय के आपका मीर बख्शी का हेल्प मिल गया, तो जीतना तय था। तो गद्दी पे कौन आया इसके बाद में? इसके बाद में आया लंपट मूर्ख, मतलब एक मूर्ख व्यक्ति को जुल्फिकार खां ने सपोर्ट किया। इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि लंपट मूर्ख इतना है कि मतलब तुम जानते ही हो। अब औरंगजेब पे एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। कहते हैं औरंगजेब ने इस्लामिक कानूनों का पालन किया, उसकी 4 ही पत्नी थी, क्योंकि इस्लामिक कानून के अनुसार एक व्यक्ति आपका 4 महिलाओं से शादी कर सकता है। लेकिन औरंगजेब पर एक प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि उसके लाल कुंवर नामक एक महिला से संबंध थे। जैसे कि औरंगजेब ने, आप जानते हो, संगीत और नाचने गाने को बंद कर दिया, शराब वो पीता नहीं था। लेकिन बहुत सारा दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने आपका लाल कुंवर के प्रभाव में आकर के अपने शराब पीने की प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया था। और लाल कुंवर के प्रभाव में मतलब वो अकेले में देखता था डांस उसका, बाकी सबके लिए बंद था। मतलब ये दावे किए जाते हैं, इनमें सत्यता कितनी है, क्योंकि ये आपका लाल कुंवर के ऊपर जितना भी शोध हुआ है उसमें लिखा गया है। अब वो लाल कुंवर किसकी प्रेमिका बताई गई है? औरंगजेब की। औरंगजेब के बाद में, औरंगजेब की भाई बुजुर्ग कितने ईयर्स का औरंगजेब एक्सपायर हुआ, मुझे बताओ। औरंगजेब के बाद में भी गद्दी पर आया है जहांदर शाह। अब ये जहांदर शाह, अब इसके दादा औरंगजेब या नहीं है? जो लाल कुंवर है उसको बोलेगा ये है मेरी बेगम, इम्तियाज बेगम। उसको टाइटल दिया इसने लाल कुंवर को इम्तियाज बेगम का। इससे दोगुनी उम्र की थी, मतलब दादी समझो यार, दादा दादा की बातचीत है उससे। तो इस ये जहादर शाह इस तरह का इसका कैरेक्टर था, तो इसको कहा गया है लंपट मूर्ख। तो लिखेंगे 1707 से, क्योंकि इनके छोटे छोटे आपका कार्यकाल है तो वो छोटा छोटा लिखते रहिए। जहांदर शाह
जहादर शाह, ये कुल 10 महीने शासक रहा था। कितने महीने शासक रहा? सॉरी, जहांदर शाह। ये रहा आपका 1712 से 1713, कुल 10 महीने, 10 मंथ्स, 10 महीने का शासनकाल है इसका। ठीक है। इसका वजीर कौन है? यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको देखनी होंगी। इसका वजीर है, जिसकी हेल्प से ये बना, उसी को इसने वजीर बनाया, जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां। और याद रखना, लाल कुंवर नामक महिला, लाल कुंवर, लाल कुंवर को बोलेंगे क्या? लाल कुंवर। और इसके साथ में इसी को इसने बोला इम्तियाज बेगम। दीवाना था भाई साहब इसका एकदम, उल्टू दीवाना। इम्तियाज बेगम यही है, से इसके संबंध थे, से संबंध थे। ये कलाकार महिला थी। कलाकार महिला ऐसी है, इसका एक जिक्र आता है कि यमुना नदी के किनारे एक बार बैठी हुई थी, तो इसने जहांदर शाह से कहा कि मैं डूबते हुए लोगों की चीखें सुनना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है, नाव में बिठाओ 25 लोगों को। अब राजा तो राजा है, तुमको समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को संविधान की जरूरत क्यों है। और उसने बोला ठीक है, 25 लोगों को बिठाओ, नाव में बीच में लेके जाओ, यमुना नदी में नाव को पलटो। अब वो लोग डूबते हुए शोर मचा रहे थे और ये इधर तालियां बजा रही थी, ये खुश थी इधर। तो इस तरह की थी लाल कुंवर। और एक समय पे कहते हैं कि ये नाचने वाली महिला थी, और इस नाचने वाली के फरमान जारी होने लगे दिल्ली में। किसके समय पर? जहांदर शाह। इसने एकदम सरेंडर कर दिया। इसी जहांदर शाह को हम बोलते लंपट मूर्ख, निरा मूर्ख। लंपट का मतलब निरा मूर्ख, एकदम पागल, डिसॉल्यूट फूल। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जहांदर शाह को कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैंने कहा इसका जो वजीर है जुल्फिकार खान, ये क्यों मेंशन किया है मैंने? तो जुल्फिकार खान ने क्या किया था, ये समझ गया था कि यार मुगलों का डाउनफॉल जो हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। अब इसको भी उम्मीदें ये थी कि भाई सबसे बड़ी शक्ति मैं हूँ, मीर बख्शी मैं हूँ, साउथ का सूबेदार मैं हूँ, और ये मुगलों के जो शासक है, अब इनके नाम का तो कोई अब वर्चस्व बचा ही नहीं है, इतने कमजोर शासक हो गए हैं। तो उसने एक उदार नीति शुरू की। उदार नीति, उसने कहा कि भाई जो हिंदू पक्ष है उसको मैं अपनी तरफ लेकर के आऊंगा। तो इसने क्या किया, जितने भी आपका राजपूत थे उन सबको मनसब देने शुरू किए, और ज्यादा शक्तियां और ज्यादा धन देना उनको इसने शुरू किया। और इसी के समय पर यही इसका वजीर है जिसने कहा कि भाई इस जजिया की वजह से औरंगजेब के विरुद्ध हुए थे भारतीय लोग, तो इस औरंगजेब के इस जजिया को हटा देते हैं। तो जजिया फाइनली किसके समय पर एकदम से खत्म किया गया? तो ये जो है आपका क्या बोलेंगे, जुल्फिकार खां, इसने क्या बोलेंगे, जजिया को हटा दिया था 1712 के अंत में। जजिया का अंत किया, जजिया का अंत किया, इसने कहा इसको खत्म कर देता। ठीक है, जजिया टैक्स, बहुत अच्छे समझ में आया, सब लोगों ने आंसर भी लिखा जजिया। तो इसकी डेथ होगी आपका 10 महीने बाद, जर्नल डेथ। इसके बाद में आया फर्रुख सियर। फर्रुख सियर, फर्रुख सियर को क्या टाइटल दिया जाता है? ये रहा 1713 से लेकर 1719 तक, फर्रुख सियर। फर्रुख सियर, इसको बोलते हैं डिस्गस्टिंग एम्पलर। डिस्गस्टिंग एम्परर, घृणित शासक का टाइटल किसको दिया गया है? क्योंकि इसने मतलब एंटर करा दिया बहुत जबरदस्त तरीके से भारत में अंग्रेजों को। डिसगस्टिंग एम्परर और रूलर भी लिख लीजिए। ये कौन है कौन? ये तो लिखना, ये है अजीमुस्सान का पुत्र। अजीमुस्सान का पुत्र है। ये ना भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मुगल डाउनफॉल से क्वेश्चन आता है तो उनके समय पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं इवेंट है उनसे क्वेश्चन आता है, बाकी जर्नल ऐसे पूछा नहीं जाता। ओके, तो अजीमुस्सान का पुत्र है। फर्रुख सियर को हम घृणित शासक कहते हैं, उसके कुछ कारण हैं।
अबे बीमार सा आदमी था फर्रुखसियर, मैंने आपको पॉलिटी में भी बताया था अंग्रेज कैसे कामयाब हुए, चालू आदमी थे। तो इसके समय 1715 में एक डेलीगेशन आया, 1715 में जॉन सैरमन उसको लीड कर रहे थे। तो वो इसके बारे में रिसर्च करके आए थे फर्रुखसियर के बारे में। अब फर्रुखसियर को क्या थी कि उसको ऐसे समझिए बैठने में दिक्कत थी। बैठने में दिक्कत से मतलब है कि मतलब उसको एक फुंसी हो गई, ऐसी जगह फुंसी हो गई, आप समझ लीजिए जहाँ से बैठने में दिक्कत हो। तो अब वो बहुत लंबा इसका इलाज भी चला, उस समय क्या रहा होगा, तो कहने का मतलब है वो इलाज कामयाब नहीं हुए इसके सारे। तो वो डॉक्टर जो है वो एक लेके आए अपने साथ में, जॉन सैरमन। उसने कहा इसके लिए डॉक्टर ले लो एक, इसके बारे में रिसर्च करके आए। तो जब इससे मिलने आए ना 1715 में, 1715 में, तो ये उनसे बात करे, नजरें ना मिलाएं। और जैसे मैं तुम्हें बताता ही हूँ, उन्होंने कहा सर वी वांट टू डिस्कस अबाउट द बिजनेस इन ईस्ट। आह, मतलब इसकी दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। अब इसकी दिक्कत थी तो अब वो तो पहले से प्रिपेयर होके आए हैं। उन्होंने कहा जापना कोई दिक्कत है क्या? तो जापना कैसे दिक्कत बताए? बोला काम की बात करो, तुम इधर उधर की बात मत करो। उन्होंने कहा सर आप 1 मिनट दीजिए हमें। उन्होंने इशारा किया डॉक्टर हैमिल्टन की तरफ, हैमिल्टन गो फॉरवर्ड। हैमिल्टन उसके पास में गया, तुम्हारे जो दिक्कत है ना मैं समझ गया, मैं देख के बता देता हूँ क्या दिक्कत। ये दिक्कत दूर। अब उसको होप लगी उस बात से, उसने कहा ठीक है देख ही लेते हैं, बाकी तो इलाज चल ही रहा था। तो डॉक्टर हैमिल्टन ने इसका एक सफल ट्रीटमेंट किया था। अब जब इसका इलाज हो गया अच्छा, तो ये इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ फर्रुखसियर। इसने कहा कि तुम तो टैक्स फ्री बिजनेस करो उधर जाके, बंगाल बिहार उड़ीसा, एकदम टैक्स फ्री। और साथ में उनको एक आदेश पत्र दे दिया इसने, दस्तक फरमान जारी कर दिया 1717 में, 1717 में। को बोला जाता मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया। बहुत क्वेश्चन बनते हैं उससे, लिखें इन सारी बातों को। इसके समय, इसके समय, इसके समय अंग्रेज शिष्टमंडल, डेलीगेशन बोलेंगे, अंग्रेज शिष्टमंडल भारत आया। एक डेलीगेशन बातचीत करने के लिए आया, जिसमें अध्यक्ष कौन थे लिख लेना। अध्यक्ष थे जॉन सुरमन, सुरमन बोले या सैरेमन बोले एक ही बात है। और एक डॉक्टर, मैंने कहा ना डॉक्टर की टीम भी आई थी, उस टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर हैमिल्टन। ये दोनों नाम याद रख लेना। एट हिज टाइम, एट दैट टाइम द ब्रिटिश डेलीगेशन केम टू इंडिया, ब्रिटिश डेलीगेशन केम टू इंडिया। तो क्या किया इसने, इनसे प्रभावित होके खुश होके, लिखें अगली बात को। फर्रुखसियर ने, फर्रुखसियर ने 1717 में, देखो डेलीगेशन आया था 1715 में, ठीक है, कामयाब बहुत दिन बाद हुए, मुलाकात हुई। फर्रुखसियर ने 1717 में दस्तक जारी किया, दस्तक। दस्तक का मतलब एक ऑर्डर, जैसे आ जाते हैं ना आदेश। फर्रुखसियर इशूड, बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है इसको, कोई एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें नहीं पूछ। फर्रुखसियर इशूड ए दस्तक इन 1717। इस दस्तक में था क्या? पहली चीज, दस्तक ऑर्डर हुआ, एक आदेश जारी हुआ, इसको पहले ऐसे ये भी लिख लो इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा बोलते थे उस समय अनाउंसमेंट, यानी कि कोई घोषणा हो उसको, ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। दूसरी चीज
इसमें क्या बोला उसने? बंगाल, जो पूर्व का क्षेत्र है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उड़ीसा में ट्रेड फ्री बिजनेस। उड़ीसा में क्या दे दिया उसने? एक फ्री ट्रेड की बात कर ली। फ्री ट्रेड यानी एक मुक्त व्यापार की उसने बात कर ली। कहते हैं इसने भारत को अपने बीमारी के चक्कर में जो है बेच दिया। इसके वजीर, इसके टाइम पे जो थे, इसके वजीर सैयद बंधु, सैयद बंधु, दोनों भाई हैं ये। बंधु का मतलब भाई। क्या नाम है? हुसैन अली और अब्दुल्ला। हुसैन अली और अब्दुल्ला। कहते हैं इन्हीं की हेल्प से ये शासक बना था। इसके वजीर सैयद बंधु थे। हिज वजीर वाज वर सैयद बंधु। और सैयद बंधुओं को ही कहता है क्या? ये जो सैयद बंधु है, इन्हीं को एक टाइटल दिया जाता है इंडियन हिस्ट्री में, किंग मेकर। किंग मेकर, राजा को बनाने वाले, राजा को बनाने वाले, किंग मेकर। देखो राजा को बनाने वाले का मतलब क्या है कि अगले जो चार शासक है, यानी कि अगर हम काउंट करें आपका फर्रुख सियर को भी, तो फर्रुख सियर किसके बाद में गद्दी पर बैठा है? तो जहांगीर शाह के बाद में गद्दी पर बैठने के लिए, गद्दी पर जो बिठाया या गद्दी पर बिठाने में कामयाब किया फर्रुख सियर को, तो वो सैयद बंधुओं की वजह से ही हो पाया। अब सैयद बंधु है कौन? दरअसल में मुगल अगर बात करें जो सेना है उसी में शामिल थे। धीरे 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 इनके प्रमोशंस हुए, और प्रमोशंस हुए तो ये आपका वो सूबेदार तक पहुंच गए, सह सूबेदार। और सह सूबेदार पहुंचे तो देखो दोनों भाई कहां पर पोस्टिंग थे। जैसे कि हम बात करें हुसैन अली की, हुसैन अली, हुसैन अली, जो ये हुसैन अली है ये आपका पटना का, पटना का सह सूबेदार था, को सूबेदार ऑफ पटना। और जब इस गद्दी पे बैठाया इन्होंने फर्रुख सियर को, तो फर्रुख सियर इससे इतना खुश हुआ था कि हुसैन अली को उसने दक्षिण का सूबेदार बना दिया। मूर्ख थे ये शासक, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स बांट देते थे। दक्षिण का सूबेदार इसको बनाया और इसको मीर बख्शी भी बनाया, मीर बख्शी। तो भविष्य के लिए आपका बीज बो रहा है या नहीं? बताओ हाँ या ना। दूसरा कौन है? अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां, इसको बोल दिया तुम मेरे वजीर हो। और वजीर भी एक पावरफुल पोस्ट होता था, क्योंकि ये था आपका इलाहाबाद का सह सूबेदार। ये पहले की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, को सूबेदार तो ये पहले थे। और फिर कौन बन गए ये आपका? एक तो वजीर बन गया, बड़ा भाई अब्दुल्ला खां बड़ा था, और हुसैन अली छोटा भाई था, तो ये बना दिया इसने मीर बख्शी। तो कितने पोस्ट हो गए इनके पास टोटल? 3 बड़े पद। अब फारूक सियर ने सबसे बड़ी गलती यही की, उसके विनाश का कारण यही बना कि उसने 3 बड़े पद दे दिए ऐसे लोगों को जो महत्वाकांक्षी थे। अब धीरे धीरे फारूक सियर का प्रभाव कम होने लगा, और इनका दोनों भाइयों का जो प्रभाव है, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई फारूक सियर को कि भाई ये दोनों जो है मुझको हार्म करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसने क्या किया, इनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा चाचा हमारी बातें इग्नोर कर रहे हो। तो वो किंग मेकर चले गए साउथ में। साहू जी महाराज थे समय पर, छत्रपति साहू जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना मुगल फारूक सियर, ये थोड़ी दिक्कत कर रहा है हमको, हमने ही तो इसको गद्दी पे बिठाया है और अभी हमारी बात नहीं मानता है। मीर बख्शी क्या होता है सर? बेटा सारी क्लासेस किया करो, अमीर अहमद, गरीब अहमद बन जाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे अच्छे से। तो क्लास में तुम्हें बताया नहीं था मैंने सारे पद? मीर बख्शी सर्वोच्च सेना का प्रमुख हुआ करता था ना। तो क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, छत्रपति साहू जी महाराज से जाकर मिल गए कि छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा ठीक है तुमने गद्दी पे बिठाया उसको। हाँ जी हमने गद्दी पे बिठाया, तो लगाओ 2 चांटे जाके उसको ठीक करो उसको। उन्होंने कहा जी 2 ही चांटे लगाने बस?
बोले तुम क्या चाहते हो? बोले हम तो खचेड़ना चाहते हैं उसको। खदेड़ना, खचेड़ के लेके आएंगे उसको। बोले खचेड़ो। सेना गई छत्रपति साहू जी महाराज जी की दिल्ली। ये दोनों भाई भी गए। फारूक सियर को इन्होंने, कहते हैं, उसकी महबूबा के पास से उठा के लेके आए और उसको खिचड़ा इन्होंने। कहते फर्रुख सियर नंगे पैर और नंगे सिर दरबार में खचेड़ा गया। अंधा करवाया उसको, फिर मरवा दिया। बोला बेटा गद्दी पे हम बिठा रहे हैं, शक्ति हमारी वजह से है, पहचान हम दिला रहे हैं, हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं। तो इस तरह से इसका एंड हो गया। फर्रुख सियर को मार दिया गया। ठीक है। अब देखो फर्रुख सियर, आप ये समझ रहे होगे कि भाई मैंने बता ही दिया तुमको, क्योंकि 3 बड़े पद उसने दे दिया, साथ में उसको साउथ से साहू जी महाराज जी का आपका ऑपरेशन भी मिल गया। अब ये कमजोर नहीं था कभी, तुम अपने माइंड में ये सोच लो। फर्रुख सियर, बंदा सिंह बहादुर, मैंने कहा वो मैं सिख साम्राज्य के समय आपको पढ़ाऊंगा। बंदा सिंह बहादुर मतलब जबरदस्त लीडर थे सिखों के। बंदा सिंह बहादुर की हत्या फर्रुख सियर ने कराई है। उस रिवोल्ट को इसने दबा दिया था। बंदा सिंह बहादुर जी के साथ में वही हुआ जो आपने अभी देखा, सुना और महसूस किया होगा, जो छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ में हुआ। वही सेम एकदम से स्किन उतारी गई थी बंदा सिंह बहादुर के शरीर से सारी, एक एक नाखून, एक एक उंगली, एक एक अंग, सेम उतना ही अत्याचार किया। लिख लेना इस बात को भी कहीं। बंदा बैरागी की हत्या, बंदा बैरागी की हत्या फर्रुख सियर ने कराई। ये तब मैं आपसे पूछूंगा जब मैं आपको सिख विद्रोह ये सब पढ़ाऊंगा। फर्रुख सियर ने कराई। क्लियर है कॉन्सेप्ट फर्रुख सियर का? थम्स अप करें हाँ जी भैया, क्लियर है। यार अतिरिक्त बातें मत किया करो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, मत किया करो, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आपका ध्यान नहीं होना चाहिए इधर उधर। मैं रोज प्रार्थना करूंगा तुमसे, कब तक? मैं करता भी रहूंगा, क्योंकि उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन तुम कब संभलोगे? सर हमने बहमनी वंश और अभी विजयनगर तो पढ़ा है, वो दक्षिण में है, साउथ दक्षिण में पढ़ेंगे उसको, दक्षिण के सारे साम्राज्य पढ़ेंगे। एक मैंने आपको बताया बहमनी के जो 5 वंश है, 5 जो उनकी शाखाएं थी, उन सबको भी पढ़ेंगे। वो आपका टेंशन नहीं है, वो मेरा है ना, वो सब हम आपको बताएंगे। तो अब कौन हो गए पावर में, कौन आगे होंगे जरा बताओ फटाफट से। भाई जिसको गद्दी पे बिठाया उसने थोड़ा विरोध करने का प्रयास किया कि भाई हम राजा हैं, लेकिन उसकी इतनी दुर्दशा इन्होंने की फर्रुख सियर की, तो पावर में कौन आ गए? सैयद बंधु। अब इनका बोलबाला था, अब जिसको ये गद्दी पे बिठाए वो गद्दी पे बैठेगा, इनको ठीक नहीं लगेगा तो ये हटा देंगे। तो इन्होंने 3-3 महीने में कई शासक बदल दिए। सबसे पहले इन्होंने गद्दी पे बिठाया रफी दर्जात को, और रफी उद दर्जात, दर्जात बोले या दर्जत बोले एक ही बात है। ये आपका 1719 में बना था रफी दर्जात, रफी उद दर्जत। रफी उद दर्जत कितने दिन शासन में रहा? अब ये भी याद रख लो कि भाई है कौन रफी दर्जत, तो ये लिखो। ये बहादुर शाह का पुत्र था, मैंने आपको बताया था, रफी उस्सान। हम सब करें हाँ जी, 4 पुत्रों में से एक है। बहादुर शाह के पुत्र रफी उस्सान, और रफी उस्सान का पुत्र है, और 3 महीने बाद ही इसकी हो गई डेथ। 3 महीने का शासन रहा इसका, और रूल फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का शासन। अगले को गद्दी पे बिठाएंगे। इसके बाद में गद्दी पे बैठाया रफी उद दौलत को, रफी उद दौलत को, रफी उद दौलत को। ठीक है। और रफी उद दौलत कब रहा? 1719 में ही। रफी उद दौलत को हम साथी शाहजहां द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। शाहजहां पहले को तो आप जानते ही हैं सारे लोग, हाँ जी। इसको गद्दी पे बैठाया इन्होंने तुरंत। ये कौन है?
ये रफीउद्दर्जत जो है ना, जो मर चुका है, उसका बड़ा भाई है। रफीउद्दर्जत का बड़ा भाई का बड़ा भाई था ये। इसकी मृत्यु भी बीमारी से हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें डाउट करते हैं कि नहीं, ना तो इसकी मृत्यु बीमारी से हुई, ना इसकी मृत्यु बीमारी से हुई, इनको आपका सैयद बंधुओं ने जहर दे करके मरवा दिया, इस एक बात के लिए कि राजा हम बदलते रहेंगे तो किसी की भी शक्ति नहीं होगी और पावर हमारे हाथ में रहेगी। ठीक है। शाहजहां द्वितीय, रफीउद्दर्जत का बड़ा भाई, बिग ब्रदर। ओके। मृत्यु बीमारी से हुई। इसके बाद में नेफी को, कौन आया? इसके बाद में आया नेफी नेफी, और नेफी आया आपका 1719 में ही। ठीक है। कहते हैं ये भी इनकी लाइनेज का, बहुत सारे लोग इसका जिक्र नहीं करते हैं, तो इसके बारे में वर्णन नहीं मिलता। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट लिखना, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला आदमी किसको कहते हैं? जो विलासी हो, मौज मस्ती में जिसका जीवन रहे, तो इसको विलासिता के कारण कहा गया, लैविटी के कारण, लैविस लाइफ, रोल्स रॉयस, मतलब हाथी, साज सज्जा, बहुत महंगे महंगे वस्त्र पहनना, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलना, काफिले से चलना। आज के समय से थोड़ा कंपैरिजन किया करो। तो ये क्या बोलेंगे? मोहम्मद शाह रंगीला। इसको नोट करना आगे भैया, मोहम्मद शाह रंगीला, MSR 1719 से 48। क्यों बोला गया रंगीला इसको? रंगीला इसको कहा गया है इसकी विलासिता के कारण। और ये है कौन व्यक्ति? राज सिंहासन, इसका संबंध क्या है? तो बहादुर शाह था। बहादुर शाह का एक पुत्र था जमान शाह। देखो वहां पे 4 नाम मैंने लिखवाए। बहादुर शाह के पुत्र जमान शाह, ये उसका ही लाइनेज है सारा, उसी के वंशज है बहादुर शाह के। जमान शाह का पुत्र है। इसी का जो मूल नाम है मोहम्मद शाह रंगीला का, रोशन अख्तर है। इस मुगल शासक को रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता था। पन का नाम है इसके, रोशन अख्तर। ये तो लिख लेते होगे ना यार, सन ऑफ जमान शाह, या लिख लो ग्रैंड सन ऑफ बहादुर शाह, ये तो कॉमन बात है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब इसके सामने दिक्कत क्या थी शासन में? अब आप कहेंगे भैया आप तो कह रहे थे भैया शासक बहुत जल्दी जल्दी बदले गए, और जो किंग मेकर्स थे उनकी बड़ी भूमिका थी, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। भैया 4 तो शासक उन्होंने बदल लिए, फर्रुखसियर को मरवा दिया, रफीदुद्दर्जात आ गया, उनके बाद में उसका रफीउद्दौलत हो गया, रफीउद्दौला जिसको बोलते नेफी हुशियार। तो 4 शासक तो उन्होंने हटा दिया अपने रास्ते से। अब मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने किंग मेकर्स को मरवाया। यानी इसको भी समझ में आ गया कि भाई मुझे जो है किंग मेकर्स के अधीन रह के काम करना पड़ेगा सैयद बंधुओं के। तो इसने क्या किया, उनकी खिलाफत की और दोनों भाइयों को अलग अलग स्पॉट पे मरवाया। जैसे कि अब्दुल्ला को उसने जहर दिलवा दिया, भाई इसको जहर दे दिया जाए, चिपके से उसके दरबार में जहर दिया गया। और जो हुसैन अली था उसको उसने चाकुओं से मरवाया, मतलब उसके एक निजी अंगरक्षक ने उसको चाकुओं से मार गिराया। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय, तो याद रखना कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए सैयद बंधुओं की मदद से राजा कौन बना था, तो फर्रुखसियर। और पूछे सैयद बंधुओं का खात्मा किसने किया, तो आंसर नाम किसका आएगा फिर? रंगीला का। नाम ही रंगीला, काम बड़ा कर रहा है। ठीक है, याद रख लेना क्या बोलेंगे, इसने सैयद बंधुओं इसने सैयद बंधुओं का अंत किया ही उसने सैयद बंधुओं का अंत किया या खात्मा किया, ये भी लिख सकते हैं आप। और इसका खात्मा आप कहेंगे भैया क्या इतनी आसानी से हो गया, तो पहले वाले शासक भी कर देते। ऐसा नहीं है, किसी एक चीज को जो कोई कर दे तो उसको कोई भी कर सकता है। हर चीज में जुनून लगता है, लेकिन इसके जुनून में इसका हेल्प किया था आपका चिंकलिज खान ने। चिंकलिज खान जो कि आपका हैदराबाद में एक सूबेदार के पोस्ट पर था,
और वो एक उस समय का शक्तिशाली सूबेदार था, तो उसने प्रॉमिस किया मोहम्मद शाह रंगीला से। तो वो एक बार बैठा हुआ था उसके पास में कि यार बड़ी दिक्कत है, दोनों इनके तो अधीन शासन करना बड़ा मुश्किल है। उसने कहा दोनों को हटा देते हैं, दोनों को हटा दिया। ठीक है, याद रखेंगे किसकी हेल्प से, लिखना है यहाँ पे, किसकी हेल्प से किया, चिंकलिच खान, चिंकलिच खान। और यही चिंकलिच खान फिर पावर हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, पावरफुल होके फिर क्या कर देगा, चिंकलिच खान आपका, जिसको हम बोलेंगे आसफ जहां, आसफ जहां, इसी का टाइटल है दोस्तों, की मदद से, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ चिंकलिच खान। अब चिंकलिच खान जब पावरफुल होगा तो इसके समय पर क्या होगा, मोहम्मद शाह रंगीला कोई ऐसा, बहुत अगर मैं बात करूं ऐसा कोई अपने शासन को अगर एक केंद्रीय रूप दे पाए तो उस तरह का है ही नहीं। जैसे ही गद्दी पे बैठा, किस वर्ष में गद्दी पे बैठा है, फटाफट से आंसर करें, तो 1719 में। मतलब गद्दी पे इसके बैठते ही 2-3 साल में लोगों ने ये महसूस कर लिया कि अब हम खुद को स्वतंत्र कर सकते हैं, और मोहम्मद शाह रंगीला को कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि वो तो मतलब अपने, अगर बात करें विलासिता में व्यस्त है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो यहीं पे ही वो समय हुआ जब बहुत सारे क्या हुए, मोहम्मद शाह रंगीला एमएसआर, इस समय कई राज्य स्वतंत्र हुए, के समय स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र हुए राज्य जिन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, क्या बोल देंगे इसमें, इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट्स became at the time of MSR, at the time, sorry, at the time of MSR मोहम्मद शाह रंगीला। पहला स्टेट कौन सा था, तो वही हैदराबाद, जहाँ का किंग चिंकलिच खां इसको हेल्प कर रहा था, हैदराबाद। हैदराबाद को स्वतंत्र किसने किया था 1724 में, कभी भी पूछे तो आप कहेंगे वो था चिंकलिच खान, चिंकलिच खान। चिंकलिच बोले या चिंकुलिच बोलो, एक ही बात है, चिंकुलिच खान। और चिंकुलिच खान बोल दो, और एक टाइटल इसने एक्सेप्ट किया था, निज़ाम उल मुल्क, निज़ाम उल मुल्क। क्योंकि जब सैयद बंधुओं का अंत हो गया था, सैयद बंधुओं का जब खात्मा कर दिया गया था, तो सैयद बंधुओं के खात्मा होते ही एक वजीर चेंज किया, क्योंकि सैयद बंधु वजीर थे या नहीं थे, हाँ या ना, अब्दुल्ला खां वजीर था पहले से ही शासन में, मोहम्मद शाह रंगीला के शुरुआती शासन में वजीर वही था। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हुई तो वजीर का पोस्ट खाली हुआ, तो वजीर का पोस्ट दिया गया अमीन खान को। अमीन खान की डेथ हो गई स्वाभाविक, तो अमीन खान के तुरंत बाद में वजीर बनाया गया था चिंकलिच खान को। तो आप समझो चिंकलिच खान पूछा जाएगा, चिंकलिच खान जब स्वतंत्र हुआ या हैदराबाद में उसने एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की, तो उस समय उसके पास मुगल शासन में कौन सा पद था, आंसर करें कौन सा पद था, तो आप कहेंगे चिंकलिच खान 1722 में वजीर बना था, वजीर। अब ये बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा आदमी, तो इसने क्या किया आपका, जैसे ये दरबार में जाता था तो कहते हैं कि चिंकलिच खां का उस समय के जितने भी युवा दरबारी थे या जो शासन के प्रमुख लोग हैं, इसको हंसी का पात्र बनाया करते थे, इसके साथ मजाक करते थे। बोले बताओ वजीर हमारा, इसको बना रखा ताऊ को। यंग एज में तो ऐसा ही करते हैं ना लोग, उनको ये लगता है कि भाई हमारे अंदर कैपेबिलिटी ज्यादा है, हमको मिलनी चाहिए जिम्मेदारी। देखा नहीं होगा तुमने, कोई कोई लड़का उठ के कह देता होगा, हम बताएंगे, हमें बताओ, हम चलाएंगे प्रदेश, कैसे चलता है प्रदेश, इनको क्या पता, बड़े बुजुर्गों को, हमारे हिसाब से चीजें होनी चाहिए। तो उसने मुगल शासन के विरुद्ध में, उस समय कहते हैं कि जिसका जो विद्रोही था उसका नेतृत्व करता मुजारिब खान, तो मुजारिब खान को इसने आपका, एक युद्ध हुआ था सक्कुर खेड़ा वॉर, तो मुजारिब खान वो था मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से ही। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा यार ये ऐसे इंडिपेंडेंट कैसे कर रहे हैं खुद को, तुम जाओ जरा देख के आओ मुजारिब खान।
तो मुजारिब खान गया भी था इससे लड़ने। इसने मुजारिब खान को इतनी बुरी तरह मारा, वो युवा जो सरदार थे उनका नेता था, तो युवाओं की समझ में आ गई बात, अरे यार हम तो ताऊ जी को वैसे ही हल्के में ले रहे थे। तक्कुर खेड़ा के युद्ध में कहते हैं कि सेना को युद्ध स्थल में तो हराया ही हराया निजामुल मुल्क ने, और वो जो सेना वापस आगरा की तरफ जा रही थी, तो जाते जाते भी सेना को मारा। तो फिर उसने कहा मोहम्मद शाह रंगीला ने, भैया इनको तो स्वतंत्र ही रहने दो, क्यों लड़ना है। अब वो इतना शक्तिशाली शासक है नहीं कि वापस बार बार सेनाएं भेज पाए। तो हैदराबाद में जैसे ही ये स्वतंत्र हुआ, तो इस समय पे बहुत सारे हुए थे, ऐसा नहीं था अकेला हैदराबाद हुआ था। जैसे अवध, अवध ये भी इसी समय पर हुआ, और अवध को किया था सादत खान ने। सादत खान, जिसका टाइटल इसने एक्सेप्ट किया था अपना बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क। सैयद बंधुओं का जब अंत हुआ था, तो ये इसने भी साथ दिया था मोहम्मद शाह रंगीला का। और ये क्या था, ये 1722 में इसका जो पोस्ट था वो था अवध का सूबेदार। ये पहले अवध का सूबेदार हुआ करता था, और इसने अवध में बोला कि भैया हम भी इंडिपेंडेंट होंगे अब, और इसी समय पर इसने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया। तीसरा इंडिपेंडेंट होने वाला व्यक्ति था बंगाल में 1717 में, पहले ही हो गया था मुर्शिद कुली खां, इसके समय से पहले ही हो गया था ये तो। लेकिन कहते हैं कि वो स्वतंत्रता इतनी स्पष्ट नहीं थी, इसके सामने इसके समय पर उसने उसको अनाउंस कर दिया। मथुरा, भरतपुर, मतलब बहुत जगह क्या हो गए आपका, मथुरा और भरतपुर में कौन थे, बदन सिंह थे, बदन सिंह। मतलब मोहम्मद शाह रंगीला का शासन जो है वो एकदम से कमजोर हो गया। जब मैं आपको बताऊंगा मुगल छत्रपति जो थे, मुगल सॉरी मुगल छत्रपति बोल रहा हूं, मुगल छत्रपतियों के बीच में जो विद्रोह हुए थे, उसमें जो छत्रपति सेना में आपका, अगर जब हम डिस्कस करेंगे तो अभी थोड़ा सा बस जान लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने क्या बनाया था, एक अष्टप्रधान बनाया था, 8 मंत्रियों का एक समूह। तो उस अष्टप्रधान में जो प्रमुख व्यक्ति होते थे वो होते थे पेशवा। पेशवा का पोस्ट होता था प्राइम मिनिस्टर का। तो जो पेशवा या प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें एक पेशवा हुए 1720 से 40, क्या नाम है उनका, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने लोग जानते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। 1720 से 1740 तक मराठाओं के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बाजीराव। और बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक रहे। यानी कि जब मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर है, तो दक्षिण में कौन है, दक्षिण में कमांड संभाल रहे हैं बाजीराव फर्स्ट। और बाजीराव फर्स्ट ने, मतलब कहते हैं लगभग 40 अभियान उन्होंने किए, सारे के सारे जीते तलवार के दम पर। मोहम्मद शाह रंगीला ने उनके किस्से सुने थे बाजीराव के, तो उन्होंने एक चित्रकार से कहा था कि तुम दक्षिण का दौरा करके आओ और दक्षिण घूम के थोड़ा देख के आओ, कौन व्यक्ति हैं जिसके इसमें दक्षिण में इतने चर्चे हैं, कितना शौर्य होगा। तो कहते चित्रकार गया, चित्रकार ने देखा वहां जाकर के दक्षिण में, कुछ दिन चित्रकार वहीं रहा। चित्रकार ने महसूस किया, उसने आकर के वापस वर्णन किया, चित्र बनाया मोहम्मद शाह रंगीला को, कि अगर कभी सामना हो जाए गलती से और पता चल जाए तुमको कि बाजीराव तुम्हारे सामने, तो तुम भाग जाना। उसने कहा भैया ऐसी क्या बात है, क्या देखा है हो। उसने कहा जी वो आदमी कहीं आरामदायक जगह पे सोता ही नहीं है, वो तो अपने सैनिकों के साथ में, जहां उसके सैनिक सोते हैं वहां सोता है, जहां उसके सैनिक खाते हैं वो वहां खाता है, उसके सैनिक जितने अभ्यास करते हैं उतना करता है। वो उन राजाओं की तरह नहीं है जो पीछे रह के कमांड दे के आगे टुकड़ियों को भेजते हैं, वो आगे होता है टुकड़ियों में सबसे। और जो चित्र कहते हैं उस समय पे बनाया और पेश किया गया मोहम्मद शाह रंगीला को, तो मोहम्मद शाह रंगीला उस तने हुए शरीर को घोड़े पर बैठ के, कहते हो चित्र उसने इस तरह से बनाया था कि वो गेहूं की बालियां मसल के हाथ से खा रहे थे बाजीराव। और जितना मराठा साम्राज्य है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल अगर किसी के समय पर हुआ या किसी प्राइम मिनिस्टर ने किया, तो वो बाजीराव थे। फिल्मांकन में तो अलग चीजें होती है, आप जानते हैं बॉलीवुड वाले तो मसाला डाल देते हैं। बाजीराव मस्तानी, ये भी हम आपको वहीं पर बताएंगे मस्तानी कौन है, राजा छत्रसाल दशक जो थे उनसे क्या संबंध थे। तो ये एक बात है, और ये हुआ भी।
जब वो दक्षिण से चले ना 10,500 की सेना लेकर के, और मोहम्मद शाह रंगीला को पता चला दक्षिण से वो आने वाले, तो उसने इन दोनों को मैसेज दे दिया शुरुआत में, यार तुम मेरी हेल्प तो करो, कोई बात नहीं, तुम स्वतंत्र हो तो कल को तो तुमसे भी लड़ेंगे। तो कहते छत्रपति साहू जी महाराज थे उस समय पे, और बाजीराव ने ये किया कि 5,000 की सेना ऐसे भेजी और अपने पास रखी 500 की सेना, और मात्र 500 की सेना लेकर दिल्ली पहुंच गए मोहम्मद शाह रंगीला के। 500 लोगों ने तलवार चलाई दिल्ली में, मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़ के भाग गया। ठीक है, इसके समय के 2 अटैक ऐसे हुए जिन्होंने मुगल साम्राज्य को एकदम से धूमिल कर दिया, मतलब इनकी छवि को मिट्टी में मिला दिया। तो पहला अटैक कौन सा है? 1737। 1737 में बाजीराव ने, कल पढ़ोगे आप अगर समय बचेगा, 2 क्लासेस में कर लेंगे। एक क्लास में तो ऐसा करेंगे, एक क्लास में तो जो मराठा शासन था, छत्रपति थे, उनको समझ लेंगे, और एक में जो पेशवा थे और बाकी पुष्ट थे उनको समझ लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, हम सब करें। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। दोस्त मेरी आंखों में पेन है थोड़ा, है ना, ऐसा भी हो सकता है कोई अक्षर में ऐसा आंख बंद कर लूं तो कोई अक्षर इधर उधर बन जाए थोड़ा बहुत। अभी भी मैं इससे पहले भी, मतलब पिछले 4-5 घंटे से फोन वोन से दूर रह के, और ऑफिस में भी लाइट बंद की, लेकिन यहाँ नहीं बंद कर सकते, तो ये बहुत तेज लग रही है आंखों में, है ना। 1737 में डिजिटल बोर्ड ले जाएगा हमारी आंख, देखना तुम। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर अटैक किया, ये लिख लेंगे, बाजीराव अटैक ऑन दिल्ली इन 1737। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया, नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया। नादिर शाह अटैक ऑन दिल्ली इन 1739। और नादिर शाह जिसको कहा जाता है ईरान का नेपोलियन, जैसे भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, वो भी मजेदार किस्से होंगे उस समय पे। ईरान का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन जैसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऐसी ईरान में इसको संज्ञा दी जाती है, नेपोलियन बोनापार्ट से इसकी तुलना की जाती है कि वो बहुत सारे युद्ध लड़े और ज्यादातर जीते, इसको बोलते नेपोलियन, यूरोप में था। तो ये जब भारत में आया तो ये दरअसल में दिल्ली नहीं आना चाह रहा था नादिर शाह। नादिर शाह की सेनाएं जब ईरान में आई, उसने देखा कि भाई कमजोर स्थिति है मुगलों की, तो वो पहले तो भारत की सीमा पर आया था कांधार वांधार होते हुए, और फिर उसने आपका सोचा कि भाई दिल्ली की तरफ चलेंगे, तो इधर से मोहम्मद शाह रंगीला अपनी सेनाएं लेके गया, तो करनाल में लड़े थे ये लोग, करनाल में। तो यहाँ पे पहले एक वॉर हुआ था, करनाल का वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है उसकी, 24 फरवरी 1739, करनाल का युद्ध। करनाल कहाँ पे पड़ता है दोस्त? हरियाणा में, करनाल का युद्ध हुआ, करनाल का युद्ध। और करनाल के युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला, आप समझ ही रहे हो, रंगीले आदमी ने क्या बोला कि यार क्यों लड़ रहे हो बेवजह, तलवारें क्यों चला रहे, किस लिए चला रहे हो तलवारें, चाहते क्या हो? और उनको पता था मुगल बहुत कमजोर है, तुम दे भी क्या सकते हो, 2 करोड़ दे दो, है तुम्हारे बस की, तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस 2 करोड़ का इंतजाम करो नादिर शाह के लिए। 2 करोड़, नादिर शाह को 2 करोड़ रुपए दे दिए गए, नादिर शाह आराम करने लगा, ठीक है भाई सुबह चलेंगे, 2 करोड़ की व्यवस्था होगी, और क्या चाहिए। अब एक आदमी है यहाँ पे, मीर बख्शी। मीर बख्शी कौन था, मैंने आपको बताया, मीर बख्शी। मीर बख्शी का पुत्र जो है वो निजामुल मुल्क को दे दिया गया था, निजामुल मुल्क को, स्वतंत्र शासक भी था और मीर बख्शी का पद भी ले लिया। यही था इस सेना में, युद्ध में। अब एक व्यक्ति और है दूसरा, वो चाहता था कि मीर बख्शी मुझे होना चाहिए, कौन है? सादत खान। कहाँ पे है सादत खान? अवध में। ये भी इसको साथ में गए थे लड़ने के लिए। सादत खान मीर बख्शी होना चाहता था, तो सादत खान को इस बात से बड़ी ईर्ष्या थी, वो पहुंच गया रात को चुगली करने,
नादिर शाह के पास में। बोला चाचा तुम भी मूर्ख ही निकले बिल्कुल, है ना? क्या मांगा तुमने? 2 करोड़। ये तुम्हें देख लग रहा होगा गरीब है, इन्होंने बहुत जनता का पैसा लूटा है अत्याचार कर करके, अभी भी बहुत पैसा है इनके पास में। बोला कितना पैसा होगा? बोला जितना तुम सोच रहे हो ना उसका 100 गुना तो है ही है। मैंने कहा, फिर चलो दिल्ली, क्या दिक्कत है? तो 20 मार्च को ये दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला से कहा चल भी दिल्ली चल। हाँ भैया तुमको दे तो दिए 2 करोड़ रुपए, अभी तुमने मांगे थे, तुम आराम से ले लेना आपने। उसने बोला 2 करोड़ में रोल्स रॉयस थोड़ी आ जाएगी, चलो। अब उसको लेके चल दिए 20 मार्च। उसने कहा बताओ जितना भी पैसा सब बाहर निकालो, इनकी कनपटी तमंचा रखो सबकी पे, जो भी है सब कुछ बाहर। 22 मार्च को कहते हैं कि उसके सैनिक आराम कर रहे थे, तो उस समय पे अव्यवस्था तो फैली हुई थी दिल्ली में, जनता परेशान थी। अब जनता परेशान थी तो जनता ने क्या किया, नादिर शाह के सैनिकों को लूट लिया, जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ अपने पास रख रखा था। सैनिक लूट मार करते ही रहते थे, लूट का धन। तो कुछ से या मतलब वहां के नागरिकों ने ही लूट लिया। अब नादिर शाह को यह लगा कि ये मोहम्मद शाह रंगीला की चाल है। बहुत भीषण कत्लेआम उसने करवाया भारत में। दिल्ली में कहते हैं उस एक दिन में 22 मार्च की शाम को 30,000 लोगों का कत्ल कर दिया गया, और सब किले विले सब टेक ओवर कर लिए। यहीं उसी समय पर उसने कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस, और करीब कहते हैं 70 करोड़ रुपए की धनराशि, हीरे जवाहरात, ये सब इकट्ठा किया और अपने साथ लेके गए। बात क्लियर है? ईरान का नेपोलियन तो क्या क्या लेके गया भारत से? कोई भी पूछे कोहिनूर, पूरी कहानी मैं इसकी आपको बता ही चुका हूं पहले। कोहिनूर, कोहिनूर ले गया। कोहो ए नूर बोलते थे इसको, कोहो ए नूर। तख्ते ताउस किसने बनवाया था? तख्ते ताउस, फटाफट से आंसर करो। तख्ते ताउस ले गया 70 करोड़। 70 करोड़ की ले गया ज्वेलरी, 70 करोड़ की ज्वेलरी लेके गया। ठीक है, ये एक ऐसा युद्ध है, लगातार 2 युद्ध हुए। ये एक ऐसा युद्ध है जिसने मुगल, कहते हैं मुगल प्रेस्टीज को एकदम मिट्टी में मिला दिया। और ये जब मिट्टी में मिला दिया तो इसके बाद में तो फिर ये समझो तुम नाम मात्र के कठपुतली के शासक रह गए, कठपुतली के पपेट मुगल्स। तो इसके बाद में फिर इसकी डेथ हुई आपका 1748 में। मैंने बता नाम मात्र का रहा, भाग गया था दिल्ली से, बिहार बिहार इधर रहता था। अहमद शाह, अहमद शाह, इनके बारे में तो बस ईयर याद रखना दोस्त। देखो 1748 से 54। अहमद शाह के बाद में गद्दी पर रहा था आलमगीर। आलमगीर, और किसका नाम बताया था मैंने आपको? आंसर करें। औरंगजेब का। ये आलमगीर द्वितीय लिखेंगे इसको, आलमगीर द्वितीय। ये रहा 1754 से 1759। 1759। इन सब की जरूरत पड़ेगी हमें, ऐसा नहीं है इनके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी तो मैं आपसे वर्ष पूछूंगा उस समय। शाहजहां थर्ड, शाहजहां थर्ड रहा 1759 में ही। और फिर इसके बाद में आया शाहजहां थर्ड, लिखिए पहले इसको, शाहजहां थर्ड। एकदम ठीक आंसर दिया रचना ठाकुर जी। सर मुझे आपके पास एक पत्र भेजना है, नारी का दमन। मैंने इस पर अपने विचार लिखे हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपनी आवाज़ में इस पत्र को पढ़कर सभी छात्रों तक भेजें। आप दानिश मलिक, आप किसी को भी पत्र मुझे भेजना है, कोई भी, कभी भी कोई बात है आपकी, कभी आप संपर्क करते हो नहीं हो पाता हो, एड्रेस आप लिख लीजिए, रोजगार विद अंकित, 30/25, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क थर्ड। आपकी सफलता के बाद के पत्र का इंतजार रहेगा। दूसरा एड्रेस आप हमारे गांव भेज सकते हैं, विलेज मसौता, पोस्ट चीती। इसका पिन कोड वो कर लेना गूगल, तहसील सिकंदराबाद,
सिकंदराबाद, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर, स्टेट उत्तर प्रदेश। गांव में अक्सर जाता रहता हूँ, दूसरे दिन तीसरे दिन पत्र मिल ही जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चले भैया, आगे चले। तो शाहजहां थर्ड, ये पोस्टल एड्रेस है ना, पोस्टल एड्रेस। शाहजहां थर्ड, इसके बाद में आया फिर आपका शाहालम द्वितीय। शाहालम द्वितीय, इसके समय पे बहुत सारे संघर्ष होंगे, मैं आपसे बस इसका अभी उम्मीद करूंगा कि आप सभी अभी इसका समय याद रखें बस। शाहालम द्वितीय चूंकि बड़ा शासनकाल है, 1760 से 1806, हालांकि ये अंग्रेजों की कठपुतली बनकर ही रहा था अपने अंतिम समय में तो। और ये वो शासक है जो दिल्ली से भागे भागे फिरते थे इधर उधर, कहीं ना कहीं, कुछ दिन के लिए दिल्ली, कुछ दिन कहीं, और छोटा सा क्षेत्र रह गया था। जैसे बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय पे क्षेत्र सिर्फ दिल्ली से दिल्ली तक का था। कहते चांदनी चौक से पालमपुर जो हवाई अड्डा है वहां तक का क्षेत्र था, इतना सा क्षेत्र रह गया था इनका, दिल्ली भी पूरी नहीं थी इनके कंट्रोल में। आगे लिखे, इसके बाद में अकबर, अकबर सेकंड, अकबर सेकंड रहा था आपका 1806 से 1837। और फिर इसके बाद में आपका अकबर द्वितीय हो गया। शाहालम द्वितीय इसके समय की देखो, अभी आपको याद नहीं करनी कि भाई बक्सर के युद्ध के समय कौन था, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बक्सर का वॉर, तो उस समय की मैं सारी स्थितियों को बताऊंगा। मुगल बादशाह 1764 में था, बस मुझे जरूरत होगी आप सब लोग उस समय बताएं मुझे कि हाँ भैया वह शासक था। क्लियर है बात, बताएंगे ना उस समय पर, आप कहेंगे हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। अकबर द्वितीय, जैसे कि आपका एक संस्मरण आता है जब हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत को, वहाँ हमें सबसे ज़्यादा विचारों की जरूरत होगी, आप सब लोगों की समझने की जरूरत होगी, इंट्यूशन की जरूरत होगी। राजा राम मोहन राय, द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया, नव प्रभात का तारा, भारतीय नव प्रभात का तारा, नवभोर का तारा, युग का निर्माता राजा राम मोहन राय, उनको राजा का टाइटल किसने दिया था? तो इसी अकबर द्वितीय ने दिया। ये भी हम वहां पर पढ़ेंगे, है ना। अकबर द्वितीय के बाद में क्या बोलेंगे? बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल शासक है। बहादुर शाह जफर, जफर इस नाम से क्योंकि जफर नाम से कविताएं लिखता था, रचनाएं लिखता था। 1837 से लेकर के 1857, इनके बारे में आप ज्यादा पढ़ोगे कहां पर? जब हम 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे। तो हर चीज का एक स्टेप होता है सीखने का। अंतिम मुगल सम्राट, अभी सिर्फ इतना जानना है आपको, ये कौन है? अंतिम मुगल सम्राट है। इसको क्या बोलेंगे? कैद, अंग्रेजों द्वारा कैद किया जाएगा। अंग्रेजों द्वारा कैद, जब 1857 की क्रांति होगी तो हमारे पास कोई सेंट्रल लीडरशिप तो होगी नहीं। अब जब हमारे पास में सेंट्रल लीडरशिप नहीं रही तो हमने क्या किया आपका? तो छिटपुट छिटपुट जगह जगह पर बहुत सारे विद्रोह हुए। जैसे जहां जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूं, यहाँ पर आप देखोगे आसपास में सबसे ज्यादा क्रांति यहीं से इकट्ठा होकर तब दिल्ली की चली। देश में और भी सब जगह पर हिस्से हुए। हमारे यहाँ मतलब दादरी के पास में गांव पड़ता है कठेड़ा, बाबा राव सिंह उमराव थे, उन्होंने लोगों को संगठित किया यहाँ, 5,000 लोगों को। आपका मेरठ में धन सिंह कोतवाल थे, उन्होंने वहां लोगों को आपका निर्देश दिए कि भी दिल्ली पहुंचो। 10 मई 1857 को, 11 मई को तो लोग पहुंच गए थे दिल्ली। बागपत में बाबा साहमल थे, उन्होंने लोगों को बोला कि भाई आप संगठित होकर के चलिए दिल्ली की तरफ। तो मतलब सब लोग गए वहां पर, क्योंकि हमारे पास में सेंट्रल लीडरशिप, हमको लगा कि यार मुगल मुगल तो कम से कम इस देश में ही पैदा हुए और ये अंग्रेज तो बाहर के हैं। हमारे यहाँ पे बांट देते ना लोग भी, ये तो विदेशी मुसलमान है और ये भारतीय मुसलमान है। सैयद बंधु जो किंग मेकर हुए थे उनको भी तो ये फायदा मिला था, क्योंकि सैयद कहा गया कि ये तो लंबे समय से है, तो भारतीय मुसलमान है, तो भारतीय मुसलमान सरदार सैयद बंधुओं के पक्ष में हो गए थे शुरुआत में। समझ पा रहे हैं? तो अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया कब? 1858 में।
और फिर कहाँ भेज दिया कि भाई आगे कोई क्रांति ना कर पाए, क्योंकि इनको हमने नेता चुन लिया अपना कि भाई हमारे नेता बहादुर शाह जफर हैं। रंगून, बर्मा भेज दिया, सेंट टू रंगून, सेंट टू रंगून भेज दिया। और यहीं पर क्या हो गया आपका, 1862 में मौत हो गई, 1862 में मृत्यु। इनके समय पे आपका जिक्र आता है किसका, बहादुर शाह जफर के समय पे जिक्र आता है किसका, मिर्जा गालिब। इनके दरबारी कवि हैं मिर्जा गालिब। कौन है, कोट पाइट, दरबारी कवि, कोट पाइट ऑफ। बड़ा जबरदस्त किस्सा है कोट पाइट। एक किस्सा सुना था मैं एक बार, सुन रहा था आचार्य रजनीश को, ओशो। तो वो एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया था उन्होंने, सुनोगे तुम भी। दरबारी कवि मिर्जा गालिब के बारे में कहा जाता है कि भाई जब शासक बने थे बहादुर शाह जफर और इनको ताजपोशी हो रही थी 1837 में। सुना कहाँ था मैंने, शायद वहीं सुना है, कहीं और सुना था। 1837 में जब ताजपोशी हो रही थी तो उस ताजपोशी में सब लोगों को बुलाया गया। भाई अमीर आदमी जाते हैं, राजा का कोरोनेशन हो तो अब उसमें कहते हैं कि आपका गए ये भी, मिर्जा गालिब भी। अब मिर्जा गालिब मतलब जबरदस्त शायर थे, मतलब उनसे कहते हैं अभी भी दुनिया में उनके जैसा कोई शायर नहीं हुआ, उनकी जैसी गजल लिखने वाला कोई नहीं। अभी अब नाम से भी पुकारा जाता है कि भैया तुम गालिब बने घूम रहे हो क्या। तो गालिब मतलब जैसे वस्त्रों में रहते थे ऐसे ही वस्त्रों में चले गए फटे पुराने में। उनके लोगों ने उनसे कहा भी कि तुम अच्छे कपड़े पहन के जाओ, लोग कदर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा यार मैं गालिब हूं, मैं इंसान हूं, इंसान तो इंसान होता है, वस्त्रों से उसको क्यों डिफाइन करना। जिसके पास वस्त्र मौजूद हो वो पहन ले, अगर मान के चलो जिसके पास वस्त्र ना हो मौजूद। तो मिर्जा गालिब जब एंटर कर रहे थे दरबार में, दरबारों ने रोक लिया, दरबारों ने कहा तुम अंदर नहीं जा सकते। अब कुछ खास लोगों के लिए इनविटेशन गए थे तो उन्होंने इनविटेशन भी निकाल के दिखा दिया, भैया ये देखो हमारे पास में निमंत्रण है, दावत का न्योता है। और एकदम छीन लिया दरबारों ने, अच्छा किसी का चुरा के लाया है चोर, और उसको धक्के मार के भेज दिया। तो वापस आया मिर्जा गालिब, उसके लोगों ने कहा हमने कहा था नहीं। मिर्जा गालिब ने कहा यार ये तो गलत बात है, ऐसा तो ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ठीक तुम कपड़े वपड़े दो मुझे जा, अचकन वचकन पहनी बढ़िया, शेरवानी वेरवानी, और चले गए। और जब गए तो फिर तो सैल्यूट उन्होंने एकदम से तुरंत, सर आइए। अंदर जाते ही दावत पे भोज पे बैठे हुए थे बहादुर शाह जफर, जानते ही थे ये मिर्जा गालिब है, उन्होंने बैठाया अपने बराबर में। मिर्जा गालिब कहते हैं दावत नहीं खाई उन्होंने, जितनी भी दावत खिलाई अपने कपड़ों को खिलाई। रसगुल्ला डाल दिया कपड़े पे, इधर से उठा के रसमलाई जेब में डाल दी, जलेबी यहाँ लगा ली। अब बहादुर शाह जफर ने देखा यार ज्ञानी आदमी है, कुछ कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ वजह होगी, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ लिया उनसे भाई तुम ये क्या करते हो। उन्होंने कहा जी कदर मेरी थोड़ी है, कदर मेरे शरीर की थोड़ी है जिसको दावत दी जाए। दावत तो इन वस्त्रों की वजह से मिल रही है, इनको दावत दी जाए, क्या समझे। अब विचार करना है इस बात पे, फिर बात करेंगे। इसी विचार से सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक विचार से सारे विचार जुड़ सकते हैं, किसी एक विचार से। यही तो विचार है, इंसान होना चाहिए ना, इंसान मतलब इंसान, अच्छे कपड़े पहने तो भी इंसान, खराब कपड़े पहने तो भी इंसान। अब ऐसा तो थोड़ी है कि खराब कपड़ों में अच्छा इंसान नहीं हो सकता, या अच्छे कपड़ों में अच्छा ही इंसान होगा, इस बात की कोई गारंटी है क्या, आप बताओ। बहुत बढ़िया।
नो। हाँ तो उतना समझो। बताओ जरा, कौन रहा इनमें शासक? आंसर करेंगे भैया फटाफट से। तो सबसे पहले तो बहादुर शाही आया औरंगजेब के बाद में, अभी बताएंगे आपको, अभी विचार रखेंगे, है ना। बहादुर शाह के बाद में कौन आया डेथ के बाद में? जहादर शाह, फिर फर्रुख सियर, और फिर आपका मोहम्मद शाह रंगीला। क्या बन जाएगा? तीन। तीन से शुरू कर दो, 3 2 1 4। 3 2 1 4। किसने फर्रुख सियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया था? तो कौन था अध्यक्ष? जॉन सुरमन। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध शासन की नींव रखी थी? चिंकलिज खां हैदराबाद, मार्तंड वर्मा ये केरल में थे, सादत खान, हैदर अली पढ़ोगे आप 1780 के पीरियड में, 1782 पोर्टानोवा के समय। मुगल शासन के अंतिम दिनों के दौरान सैयद भाइयों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो जहादर शाह को सत्ता में लाए थे, उन्होंने प्रशासनिक शक्ति, हाँ इन्होंने सब कुछ संभाला, उन्होंने सहिष्णु धार्मिक नीति का पालन किया, हाँ पक्ष बनाया उसने, हिंदुओं के साथ भी बहुत सारी संधियां की, राजा साहू के साथ हाँ किया समझौता। जहांदर शाह को सत्ता में लाए थे क्या वो? तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये बात कर रहे हैं अंतिम दिनों में, और जहांदर शाह को कब लेके आए? वो शुरुआती दिनों में, शुरुआती दिनों में, अंतिम दिनों में नहीं। अंतिम दिनों में तो उनके कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। ये गलत हो जाएगा। 1719 से 48 रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला। करनाल का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह, नहीं सॉरी शाह आलम नहीं, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाही, मोहम्मद शाह रंगीला। हैदराबाद का संस्थापक कौन है? निजामुल उल्क आसफ जहां। निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध साम्राज्य का संस्थापक था? सादत खान। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? बंगाल में कौन था बताओ? मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां। जब बंगाल के नवाब हम पढ़ेंगे, टॉपिक लिख लेना साइड में, बंगाल के नवाब पढ़ाएंगे। मुगल सम्राट शाह आलम ने वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया। बंगाल के प्रांत के रूप में, ये तो अभी नहीं पढ़ पाओगे आप, क्योंकि इसके लिए तो पहले आपको 1764 का, जब मैं बक्सर का युद्ध बताऊंगा तो उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा भैया इलाहाबाद की संधियां हुई थी 1765 में। ये हम पढ़ेंगे कहाँ पर? अभी 1765 याद रख लो। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को अधिकार दिए गए। अली गौहर के नाम से जाना जाता है जो बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ था, अली गौहर कहा जाता है आपका। ये भी हम बक्सर का युद्ध में ही पढ़ेंगे। ये था आपका शाह आलम द्वितीय, इनका भी रोल नहीं है। रंगून निर्वासित कर दिया था बहादुर शाह को अंग्रेजों ने, सॉरी बहादुर शाह को नहीं, शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ था 1760 से, हाँ शाह आलम द्वितीय। बोलो जी, सारे लोग बोले। बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ करके रंगून भेज दिया था। कब? 1857 की क्रांति में भेजा था। वर्ष वैसे 1858 था। ओके। बहादुर शाह जफर द्वितीय की डेथ कब हुई थी? 1862 में, वहीं बंद रह के, 1862 में। ठीक है, मुझे बताना ये जो डेथ हुई थी इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च लिखना, ये किस क्रांति की वजह से हुई, किस क्रांति की वजह से, ये आपका होमवर्क है। ओके भैया, 14 अप्रैल के बारे में कुछ बोलें? बोल देंगे, ठीक है, ये होमवर्क है आपका। बताओ। अच्छा, मैं आपको किसी चीज के लिए गाइड करूं अगर थोड़ा सा, मतलब आप मानते हैं बहुत सारी चीजों को, तो मैं एक पुस्तक आपको अक्सर गाइड करता रहता हूं कि आप ये किताब पढ़ो, ये पढ़ो। आज हम आपको टास्क देते हैं, एक किताब पढ़ना, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, इंग्लिश वर्जन में है। हिंदी में कैसे पढ़ पाओगे उसको? तो गूगल पे आप जाओगे ना, लिखोगे जाति प्रथा उन्मूलन पीडीएफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ। 86 पेजेस की है, 86 पेज की किताब है। इंग्लिश वर्जन जो उसका आता है उसमें 96 पेज आते हैं शुरुआत में, मतलब प्रियम्बल वगैरह सब। वो आप पढ़ना एक बार, कभी भी धीरे धीरे 1 पेज पढ़ते रहो, 2 पेज पढ़ते रहो,
एक एक दो दो पेज का तो समय निकाल ही सकते हो ना। उस इंस्टाग्राम को अगर स्क्रॉल करोगे तो उससे बेहतर। मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस दुनिया में समय सबके बराबर पास, सबके पास वही 24 घंटे। बात यह कि आपका सार्थक समय कितना है, आप अपना टाइम यूटिलाइज किस तरह से करते हो, कहीं वो बेकार तो नहीं हो जाता। तो आप अगर टाइम निकालेंगे तो निकलता है, उतना सबके लिए निकलता है। तो ये पढ़ना, हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी ना पढ़ते हों, क्योंकि देखो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने मतलब संस्कृत पर उनकी एक्सपर्टीज नहीं थी, संस्कृत को वो नहीं जानते थे। तो बहुत सारे ग्रंथ जो उन्होंने पढ़े, अब चूंकि वो संस्कृत को नहीं जानते थे, और मतलब संस्कृत में अगर मैं बात कहूँ उनका जो एक्सपर्टीज नहीं था, तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ जो हिंदू ज्ञान के, तो उन सब के उन्होंने पढ़े हैं, बहुत सारे के इंग्लिश ट्रांसलेशन। कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है? इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब बहुत सारे जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है आप जानती हैं, उनमें तो बहुत सारी चीज़ों को आपका मैक्स मूलर ने क्या किया है, मैक्स मूलर का सिद्धांत यही था कि ये जो भारतीय लोग हैं ना, इनके अंदर इतनी भ्रांतियां ट्रांसलेशंस में भर दो कि कल को ये अपने जो दर्शन शास्त्र या अपने जो ग्रंथ हैं उन्हीं पर डाउट करने लग जाएं, कल को उन्हीं पर डाउट करने लग जाएं। समझ पा रहे हैं? ऐसा हुआ इंग्लिश ट्रांसलेशन में। और जैसे बहुत सारे लोग कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं या ये कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए किसी एक एंगल पे, तो उनका स्टेटमेंट भी कभी कभी प्रभावित दिखता है जो इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने पढ़ा। तो उस पर मतलब सब लोगों की अपनी अपनी राय है, सब दे सकते हैं। हम जो बात करना चाहते हैं वो बात क्या है, एक तो मैंने टास्क दिया आपको, आप इस बुक को पढ़ना। दूसरी चीज, मैं अपने प्यारे साथियों से सबसे आज ही के दिन ही अपील भी करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप अक्सर सुनते भी होंगे, मैं कहता हूं कि इंसान को जैसे जीवन जीना होता है वो जीता ही है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन में अपने आने वाली जो जिंदगी है उसका जो मार्ग है वो किसी के द्वारा तय भी करते हैं। तो मैं मानता हूं कि इन आप में से कोई भी वो साथी है तो वो उस एक राह पर चले जो एक नैतिक राह है, जो इंसान बनने की राह है। अब हमारे देश में क्या होता है, देखो कांग्रेस जब बनी 1885 में, उसी पुस्तक का जिसके मैंने आपको जिक्र किया उसी का एक आधार लेकर बात करते हैं। 1885 में जब कांग्रेस बनी तो एक संगठन बना था राजनीतिक सुधार के लिए कि इस देश में जो है आपका पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होंगे, और एक संस्था बनी थी सामाजिक सुधार के लिए। आप में से कितने साथी जानते हैं कि कांग्रेस जब बनी तो उसी समय सामाजिक सुधार के लिए भी संस्था बनी थी? मैं गारंटीड कह सकता हूं ना के बराबर लोग, क्योंकि राजनीतिक तरक्की ज्यादा जरूरी है इस देश में। हम जानते ही नहीं 1885 के जब कांग्रेस के समय पे कोई आपका सुधार संगठन भी बना, कांग्रेस का ही दूसरा रूप, कि हम दोनों चीजों को पैरेलली लेके चलेंगे। राजनीतिक सुधार भी हमारे देश में होगा, लेकिन उतना ही ज्यादा जरूरी है सामाजिक सुधार, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि राजनीतिक सुधार आप पहले करेंगे और सामाजिक सुधार आप बाद में करेंगे, तो यह संभव ही नहीं है। गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहले सामाजिक सुधार किए, यह सामाजिक सुधारों के लिए प्रयास किया। उसके बाद में हमारे देश में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजनीतिक सुधार किए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने राजनीतिक सुधार बाद में किए, उससे पहले महाराष्ट्र के संतों ने वहां पर धार्मिक सुधारों को किया। कोई भी जर्नी आप देखो, सिखों वहां पर सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने धार्मिक सुधार किए, उसके बाद में सिखों ने राजनीतिक सुधार किए। तो साथी कॉन्सेप्ट यह है कि सबसे पहले जरूरी है धार्मिक सुधार, जिसकी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बात करते हैं। सबसे पहले जरूरी है वह सामाजिक सुधार, वह
सोशल रिफॉर्म, उसके बाद में किसी राजनीतिक सुधार की आवश्यकता है। हो तो दोनों चीजें साथ हों, लेकिन बिगर सामाजिक सुधार के आप राजनीतिक सुधार की कल्पना नहीं कर सकते। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा। उन्होंने बहुत अच्छे तर्क दिए अपनी पुस्तक में, आप पढ़ोगे तो आप महसूस करोगे कि क्यों किसी एक समुदाय को हतोत्साहित किया गया जबरन। जब हमारे देश में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा जाता है चातुर्वर्णीय व्यवस्था को, 4 वर्ण, वर्ण व्यवस्था के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समर्थक हैं। वो कहते हैं वर्ण व्यवस्था जिसने भी बनाई है बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन रहे होंगे, लेकिन वो विरोधी हैं जाति व्यवस्था के। वर्ण व्यवस्था में क्या था आप जानते ही हैं कि जो भी व्यक्ति पढ़ाई आदि का कार्य करे, शिक्षा लेने देने आदि का कार्य करे, वह ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कोई भी हो सकता है जो शिक्षा से संबंधित कार्य करे, यानी कि आप अपने वर्ण को इंटरचेंज कर सकते थे। क्षत्रिय वह जो अपनी बाजुओं से रक्षा करे, जो किसी प्रकार के अन्याय को सहन ना करे। तो वो किसी भी वर्ण में पैदा हुआ, अगर उसके अंदर वो वीरता का भाव है, वो उत्साह का भाव है, तो वो क्षत्रिय हो सकता है। जो व्यापार को करे वो आपका वैश्य है, और जो अपने काम आदि को चुन ले वो सब शूद्र। ये चातुर्वर्णीय व्यवस्था थी। तो इस चातुर्वर्णीय व्यवस्था में साथी आप वर्ण को एक्सचेंज कर सकते थे। इतनी बात समझ पा रहे हैं? यानी आपका जैसा भी कर्म होगा आप उसी प्रकार से उसी वर्ण के व्यक्ति माने जाएंगे। आप अपना कोई काम चुन रहे हैं तो आप शूद्र माने जाएंगे। आप शिक्षा आदि का कार्य कर रहे हैं, शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, लोग दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, आप ब्राह्मण माने जाएंगे। जन्म से कोई अर्थ ही नहीं है। अब जिनको उन पे सवाल दागने थे तो उन्होंने हमारे फिर आपका उन ग्रंथों पे सवाल दाग दिए कि ये तो आपका उन्होंने कहा है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, वहां सिर्फ वर्ण की बात हुई है। जाति व्यवस्था तो लोगों ने अपने अपने हितों के लिए डेवलप की। तो इसी जाति प्रथा उन्मूलन पुस्तक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बताया है उस अत्याचार को कि कहां पर क्या कर रहे हैं, नियम बना रहे जा रहे हैं। भलाई जाति के लिए नियम बना दिए गए कि अगर तुम्हें गांव में निवास करना है तो इस गांव में जब कभी भी बारात आएगी तो तुम सारे लोग, जो निम्न लोग हैं, जो शूद्र हैं, वो सब बारात के आगे जो है बैंड बाजा लेकर के चलेंगे, बाजा उनको बजाना पड़ेगा। तो वो उस पर बात कर रहे हैं, उसको पढ़ना एक बार, क्योंकि मैं किसी 2, 4, 5 मिनट के संवाद से आपके अंदर वो चेतना जागृत नहीं हो सकती जब तक आप किसी विषय के मूल को ना समझते हो। और आज मैं तो यही बात कह सकता हूं कि किसी भी देश का आर्थिक और राजनीतिक सुधार बाद में हो पाएगा या तभी संभव हो पाएगा जब उस देश में सामाजिक सुधार हो जाएगा। सामाजिक सुधार की बातों से सामाजिक सुधार नहीं होता। सामाजिक सुधार सिर्फ कहने मात्र से नहीं हो सकता। बहुत सारे सुधार आए हैं, बहुत सारे लोगों ने उसके लिए प्रयास किए हैं, लेकिन तुम याद रख लेना, जाति प्रथा सबसे बड़ा दैत्य है जो किसी भी देश को कमजोर करता है। और जब तक ये दैत्य नहीं मारा जाएगा तब तक ये देश सशक्त नहीं बन पाएगा। और सिर्फ ऐसे नहीं कि उसके बारे में हम बात कर लें, वो हमको अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। आपको मानना होगा मनुष्य सभी बराबर हैं। जैसे अभी मैंने मिर्जा गालिब की बताई आपको बातें, तो आप मिर्जा गालिब को उसके वस्त्रों से थोड़ी ना तय करोगे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप किसी को किसी के जन्म से थोड़ी ना डिसाइड करोगे। किसने कहा कि किसी का चुनाव आप उसके जन्म से करेंगे? और फिर उस स्थिति में आप खुद को रख के देखिए, खुद सोचिए, खुद विचारिए, यदि आपका जन्म हुआ होता तो विचारेगा कौन? विचार तो करना होगा ना। अब इसी में वो सारे लोग जो ये कहे नहीं, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा ना, जब समाजवादी विचारधारा चली, उन्होंने कहा समाज में तो अंतर गरीब और अमीर का है, और जो
आर्थिक असमानता यदि उसे दूर कर दिया जाए तो समाज के बीच का जो दूरी है वह कम हो जाएगी। अमीर और गरीब के बीच के अंतर को खत्म कर दो, यही समाजवाद का लक्ष्य है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसे चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ गरीब और अमीर की नहीं है। अगर आर्थिक संबलता से व्यक्ति को सम्मान मिल जाता तो क्यों एक धनाढ्य व्यक्ति एक निर्धन पुजारी की बातों को मानता है? आर्थिक संबलता की तो बात ही नहीं है, वो बाद का विषय है। बात आर्थिक समानता की नहीं है, बात है सामाजिक समानता की। जो सामाजिक असमानता प्रगाढ़ हो चुकी है उसको मिटाना होगा साथी। उस उन्मूलन के लिए काम करना होगा, उसको जड़ से मिटाना होगा। और आपको लगेगा कि समाज धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ये चीजें कम हो गई हैं, तो जहां पर विकसित हैं लोग वहां पर ये चीजें काफी हद तक आप देखोगे आज भी लोगों के मन में विकास होने के बावजूद भी बसी हुई हैं। अक्सर आप खबरें पढ़ते होंगे, इस व्यक्ति को इस घोड़े पर नहीं बैठने दिया, उसकी चढ़त नहीं होने दी। किसने दिए तुमको ये अधिकार? कहेंगे जी हमको तो जन्म से ये अधिकार मिल गए। जन्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं पर भी। कॉन्सेप्ट कर्म का है। तुम कौन होते हो उसको जन्म के आधार पर बनाने वाले? जब तुम्हारे ऋषियों ने मुनियों ने उसका आधार कर्म बनाया तो तुम जन्म आधार बनाने वाले कौन लोग होते हो? तो तुमने कहा नहीं, हमारी अपनी धारणाएं हैं, हम तो अपने हिसाब से बनाएंगे। तो यही वो तबका, यही वो वर्ग है जो उस उन्मूलन को नहीं होने देता, क्योंकि उसको पता है ना कि अगर समानता आ जाएगी, अगर सब समान हो जाएंगे तो कल को इनको हमारे बराबर सम्मान मिलेगा, हम सब बराबर होंगे। तो उनको बड़ी ठेस पहुंचती है इस बात से कि अगर कल को सब बराबर हो जाएंगे तो फिर हमारा ऊंचा कद कहां जाएगा। इसीलिए वो समाजवाद पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि क्या उस सर्वहारा वर्ग का साथ जाति उन्मूलन जैसी चीजों में वह वर्ग जो उपेक्षा की भावना रखता है कभी साथी हो पाएगा? कभी वह सर्वहारा वर्ग का साथ दे पाएगा इस उन्मूलन की प्रथाओं में? या इन उन्मूलन, अगर हम बोले जाति उन्मूलन के लिए, तो क्योंकि दोस्त सारा जो भी षड्यंत्र है सब मस्तिष्क का है। उसी जाल को फैलाया गया है, उस जाल को काटने वाले भी आप लोग होंगे। मैं तो ये कहूंगा कोई एक भी अपनाए तो बड़ी बात है, एक से जितने ज्यादा अपनाए वो उतनी ही बड़ी बात हो जाती, आप उतने ही महान हो जाते। अगर आप जियोगे उसको एक ह्यूमन बीइंग के नाते, एक मनुष्य के नाते, तो फिर आप होते जाएंगे महान। आप सुनिए ना लोगों को, अगर आपके अंदर विचार पैदा नहीं हो पा रहे तो आप सुनिए। आज के समय में कितने लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को सुनना नहीं है। अब मैं भी कुछ दिन पहले ये कह रहा था कि युवाओं के साथ दिक्कत ये है कि उनको अपनी बागडोर किसी और के हाथ में दे रखी है। तो उसमें मैं आचार्य प्रशांत जी का कुछ एक डिस्कशन कर रहा था कि 55 मिलियंस की उन्होंने वेदांत पे, उपनिषदों पे, देश के चर्चित मुद्दों पे उन्होंने बात की है, कितने लोगों को उन्होंने दिशा दिखाई है। तो आप सुनोगे तो सही लोगों के माइंडसेट को, तभी तो विचार तुम्हारे अंदर पैदा होंगे। जो रिफॉर्मर्स हैं उनके साथ चलिए, उन रिफॉर्मर्स की बात को आगे बढ़ाइए, उनको सशक्त बनाइए, कमजोर लोगों का शिकार मत होइए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ख्याल रखिए। और कहने का फायदा तभी है जब आप उसको अपनाएं, और मैं उम्मीद करूंगा आप अब खुद विचार करेंगे, खुद, और आप एक सशक्त समाज बनाएंगे, एक सशक्त भारत आप बनाएंगे। ऐसा भारत जिसमें दरारें ना हो, जिसमें दूरियां ना हो। वो धार्मिक क्रांति होनी चाहिए, वो सामाजिक क्रांति होनी चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक क्रांति से ज्यादा बढ़कर है। किसी भी राजनीतिक क्रांति का
कोई लाभ नहीं है अगर वहां पर आपका सामाजिक सुधार ना हो पाए। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। नमस्ते, बाय बाय, मिलते हैं कल। टेक केयर।